कंपनी में इशू डिबेंचर्स विद एन ऑप्शन। नहीं नहीं, ऐसे नहीं, सबसे पहले ऊपर हेडिंग लिखो डिबेंचर्स, समझाओ ना, बिकॉज जब तक अंडरस्टैंडिंग वर्सेस एक्चुअल नहीं देखेंगे कैसे मालूम पड़ेगा। फिर पूरी डेफिनेशन नहीं लिखी अभी आपने, यहाँ पे डेफिनेशन भी लेनी है। डिबेंचर्स अंडर कंपनीज एक्ट। तो कॉपी पेस्ट करूँ वो भी, डेफिनेशन भी? हाँ, कॉपी पेस्ट करना है। पहले आप इसकी अंडरस्टैंडिंग ले लो, मेरे को बताओ डिबेंचर से आपका क्या मतलब है। डिबेंचर्स आर डेट कैपिटल ऑफ द कंपनी। अच्छा, ये लिखो, जो ये टेक्निकल डेफिनेशन है। पता नहीं, मुझे जो पता है वो बता हाँ दो। वही, इसलिए मैं बोल रहा हूँ, आप जो पता है वही बोलो। ठीक है, डिबेंचर है डेट हाँ, कैपिटल। तो लोन बैलेंस शीट क्या, में लोन क्या है बोरोइंग्स फिर? आते हैं, तो लोन भी डेट कैपिटल होती है। अब इसमें इंस्ट्रूमेंट इशू करते हैं हम बदले में, लोन में हम कोई इंस्ट्रूमेंट नहीं इशू करते हैं ठीक है, बदले में। आगे बोलो डिबेंचर में हाँ, और क्या पता है आपको डिबेंचर में। वी इशू एन, लिखती भी जाऊँ ना सर? हाँ हाँ, ये अंडरस्टैंडिंग ही क्लियर करेंगे ना, कि अगर आपने सब क्लियर किया तो फिर क्यों पढ़ेंगे हम लोग जब आपको सब पता होगा। है ना? फिर क्या कहते हैं, इसमें एक कूपन रेट होता है, हम्म। मतलब इंटरेस्ट रेट। हाँ। फिर इसमें नो वोटिंग राइट्स। हम्म। फिर फिर कंपनी में इशू एफसीडी, हम्म। सीसीडी, ओसीडी। पीसीडी, हाँ पीसीडी, एनसीडी। हाँ हाँ, पीसीडी, एनसीडी। फुल्ली कन्वर्टिबल, कन्वर्सी, कंपल्सरी कन्वर्टिबल, ऑप्शनली कन्वर्टिबल, पार्शली कन्वर्टिबल, नॉन कन्वर्टिबल। आगे। फिर स्पेशल रेजोल्यूशन चाहिए होता है, ओके। सही होता है ना? हाँ, अब बोलो ना आपकी अंडरस्टैंडिंग क्या, अपन देखेंगे बाद में। फिर वोटिंग राइट्स नहीं होते, स्पेशल रेजोल्यूशन, डेट कैपिटल, इंस्ट्रूमेंट, इंटरेस्ट रेट, एफसीडी, ओसीडी, सीसीडी, पीसीडी, एनसीडी। राइट। और कुछ डिवेंचर के लिए याद आ रहा हो आपको? वही, ऐसे आपको स्टेज पे खड़ा कर दिया, डिवेंचर के बारे में 5 मिनट बोलो, तो अब क्या बोलोगे? ये हो जाएगा सर 5 मिनट में, ये इतना काफी है इसको अगर वो और करेंगे फिर तो। फिर लोग बोले ये तो हमें पता है, कुछ नया बोलो। ये लोगों को सबको पता नहीं होगा तो फिर मैं बताने लग जाऊंगी कि सीसीडी कैसे काउंट होता है, ओसीडी कैसे काउंट होता है, क्या क्या फैक्टर्स रहते हैं ठीक है, इनको काउंट चलो। करने के। ठीक है, ये अब आपकी अंडरस्टैंडिंग है कि डिवेंचर डेट कैपिटल है, एक इंस्ट्रूमेंट होता है जिसमें इंटरेस्ट रेट होता है, वोटिंग राइट नहीं होते, फुल्ली कन्वर्टिबल, ऑप्शनल, पार्टली और नॉन कन्वर्टिबल हो सकते हैं, स्पेशल रेजोल्यूशन लगता है इशू के पहले में। ठीक है, अब हाँ आप हाँ हाँ। डेफिनेशन से इसकी डेफिनेशन कॉपी करो जरा डिवेंचर्स की। क्योंकि बिफोर एंड आफ्टर इंपॉर्टेंट है। गया ऊपर देखो डिवेंचर, हाँ। चलो, अब इसके नीचे बॉक्स बना दो और एक्सप्लेन करो। ठीक है सर। बोलो डिवेंचर पढ़ो एक बार, क्या है डिवेंचर डेफिनेशन के हिसाब से, डेफिनेशन लिखो इसका। हम्म। Debenture includes debenture stock, bonds, or any other instrument of a company, evidencing a debt, whether constituting a charge on the assets of the company or not. ठीक है, सबसे पहले तो ये डिवेंचर इशू कौन कर सकता है? कंपनी। हाँ, अगर हम डिवेंचर की बात करें तो इन्होंने कंपनी लिखा है, एनी एंटिटी नहीं लिखा। राइट। तो कंपनी कौन सी है? कंपनी इनकॉर्पोरेटेड अंडर कंपनीज एक्ट और प्रीवियस एक्ट। राइट। लिखूं लिखूं ये चीज? अभी सबसे पहले स्टार्ट करो, डिवेंचर में सबसे पहले इंक्लूसिव डेफिनेशन है, तो उसने कुछ एग्जांपल दिए डिवेंचर क्या होता है, तो पहले लिखो इंक्लूड्स डिवेंचर स्टॉक। स्टॉक्स, क्या होता है डिवेंचर स्टॉक? सारी यूनिट्स को इकट्ठे डिबेंचर के उसे स्टॉक बोल रहा हूँ मैं, डिबेंचर स्टॉक। शेयर स्टॉक जैसे अगर पड़ेगा। आपने 5 लाख का, हाँ? वो बियरर कर देते हैं ना हम उसको, याद है शेयर और स्टॉक पढ़ते थे कंपनी 56 में।
पता नहीं सर, कि मुझे जब सब कॉन्सेप्ट क्लियर शेयर्स को नहीं है। इकट्ठा करके बियरर कर देते थे, बेयरर मतलब कि जिसके पास है। हाँ, उसको इंटरेस्ट मिलेगा। हम्म। वो स्टॉक हो गया, डिवेंचर स्टॉक। हम्म। फिर बॉन्ड्स हो गए, हम्म। अगर कंपनी ने बॉन्ड्स इशू किए उनको भी डिवेंचर बोलेंगे। और कोई भी और अदर हम्म। इंस्ट्रूमेंट, इंस्ट्रूमेंट होना जरूरी है। सर ये जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं। सर्टिफिकेट है, इंस्ट्रूमेंट मतलब एक सर्टिफिकेट है हाँ। कंपनी। अब इसके नीचे डालो फर्स्ट, मेन कंडीशन क्या है, डैश वन करो, एविडेंसिंग ए डेट। हम्म। फिर सेकंड डालो, मे बी सिक्योर्ड और अनसिक्योर्ड। हम्म। तो लॉ कैसे डिफाइन कर रहा है इसको, डिवेंचर को, कि डिवेंचर में इंक्लूड होता है डिवेंचर स्टॉक और बॉन्ड, हम्म। ये दो वर्ड एक्स्ट्रा यूज किए। और मेन जो ऑपरेटिव पार्ट हम्म। है, एनी अदर इंस्ट्रूमेंट ऑफ ए कंपनी जो एविडेंस करता है कि ये एक डेट कंपनी को पे करने का है। हम्म। ठीक है, तो एंड कोई दैट भी डेट में बी सिक्योर्ड और अनसिक्योर्ड। अनसिक्योर्ड, दैट मीन सिक्योर्ड और अनसिक्योर्ड डिवेंचर दोनों डिवेंचर कहलाते हैं। हम्म। इसमें एक्सेप्शन क्या है, एक्सक्लूडिंग, उसमें ऊपर अदर इंस्ट्रूमेंट ऑफ द कंपनी, एक्सक्लूडिंग पे लिख दो, ऊपर ही लिख दो, ऊपर ही। एनी अदर इंस्ट्रूमेंट ऑफ कंपनी एक्सक्लूडिंग हम्म। इंस्ट्रूमेंट रेफर्ड इन आरबीआई एक्ट और प्रेस्क्राइब्ड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। जब वो रूल्स आएंगे तो अपन देखेंगे। तो आपने जो मेरे को डेफिनेशन दी थी, डिवेंचर मीन्स डेट कैपिटल ऑफ द कंपनी। अब मैं अगर आपसे पूछूं हम्म। डिवेंचर मीन्स, तो मतलब डिबेंचर मींस एनी अंडरलाइंग इंस्ट्रूमेंट व्हिच एविडेंसेस अ डेट एंड मे बी सिक्योर्ड और अनसिक्योर्ड एक्सक्लूडिंग, इंस्ट्रूमेंट्स रेफर्ड इन आरबीआई एक्ट और प्रिस्क्राइब्ड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। सर तो बॉन्ड्स कौन से एक्ट में इशू होते हैं? कौन से कंपनी एक्ट में आते हैं? बॉन्ड्स कौन से सेक्शन में? बॉन्ड भी लोन ही है ना। लॉ ही नहीं है बॉन्ड पे? नहीं, ऐसा कोई वो नहीं है, बॉन्ड पे डिवेंचर के रूल लगते हैं। अच्छा। और ट्रेजरी बिल्स और कमर्शियल पेपर ये सब शायद आरबीआई एक्ट में कवर होते हैं। तो वहां पे उसने लिखा है कि कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट है जिसको डिवेंचर के रूल नहीं लगेंगे। अच्छा। तो डिवेंचर स्टॉक इशू कर रहे हो, बॉन्ड्स इशू कर रहे हो, हम्म। तो या और कोई डिवेंचर सर्टिफिकेट इशू करते हो, तो उन सब के ऊपर डिवेंचर्स के रूल लगेंगे। हम्म। ठीक है, तो ये होगी हम्म। डेफिनेशन लॉ के हिसाब से। आगे पढ़ो सेक्शन को। सेक्शन पढ़ना ना। हो गया ना, डेफिनेशन तो हो गया। हाँ, a company may issue debentures with an option to convert such debentures into shares either wholly or partly at the time of redemption. हम्म, Provided that the issue of debentures with an option to convert such debentures into shares wholly or partly shall be approved by a special resolution passed at a general meeting. ठीक है। अब कन्वर्टिबल डिवेंचर इशू करने की पावर कहाँ से आ रही है? इससे आ सेवेंटी रही वन है सेवेंटी 71 वन से। रन से। ठीक है, तो डिवेंचर के ऊपर ही आ जाओ, वहीं उसी बॉक्स को आगे बढ़ाते हैं जो आपने बनाया। ठीक है, तो फर्स्ट फर्स्ट पॉइंट इंक्लूड्स को फर्स्ट पॉइंट कर लो, जो ऊपर इंक्लूड्स लिखा है ना उसको एक नंबर कर लो। हाँ। ठीक है, दो नंबर में कंपनी कैन इशू फुल्ली और पार्टली कन्वर्टिबल डिवेंचर्स with the approval of shareholder by way of special resolution. अब देखो यही लिखा है वहां पे कि कुछ और भी लिखा है? डिवेंचर इनटू इक्विटी। यही लिखा है। हम्म
ठीक है, स्पेशल रेजोल्यूशन, हाँ, तो ये 71 नो वोटिंग, क्लियर है सर। सेकंड में, No company shall issue any debentures carrying any voting rights. तो थर्ड नंबर हो गया नो वोटिंग राइट और डिबेंचर। ठीक है, वे, हाँ सर, अब सिक्योर्ड वे डिबेंचर इशू करने हैं तो 71(3। हाँ, secure debentures may be issued by a company subject to such terms and conditions as may be prescribed. रूल से गवर्न होंगे। फिर वे सिक्योर्ड में डिबेंचर्स आर इशूड, ये नहीं लिखा हुआ, नहीं लिखना उसको ऊपर, एक एक को लिखती जाओ ऊपर। लिखूं क्या, इसमें तो कुछ लिखा ही नहीं। फोर्थ में लिखो सिक्योर डिबेंचर टू बी इशूड सब्जेक्ट टू कंडीशन प्रेस्क्राइब्ड इन रूल्स। जब रूल्स आएंगे तो इसके नीचे आपको कंडीशनें लिखनी पड़ेंगी। रिकॉर्डिंग करिए, हाँ ठीक है, आगे Where debentures are issued by a company under this section, the company shall create a debenture redemption reserve account out of the profits of the company available for payment of dividend, and the amount credited to such account shall not be utilized by the company except for the redemption of debentures. तो कंपनी टू क्रिएट, कितना क्या नहीं लिखा हुआ है, लेकिन कंपनी टू क्रिएट डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व कितना लिखा है वो रूल्स में आएगा। कंपनी टू क्रिएट डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व आउट ऑफ प्रॉफिट्स टू बी यूटिलाइज्ड फॉर रिडेम्पशन। To be utilized for redemption ऑफ डिबेंचर्स। आपने अगर 100 रुपये कमाया तो 100 रुपये में से आप कुछ पैसा निकाल के अलग करते जाओगे। हाँ जी। और वो पैसा कहाँ यूज होगा? सिर्फ और सिर्फ डिबेंचर की पेमेंट के लिए। तो आप उसको कहीं यूज करके आप उसको नुकसान में कन्वर्ट नहीं कर सकते। सर अगर सीसीडी वीसीडी इशू होगा तो भी रिजर्व बनेगा? वो आगे अगर एग्जाम्पशन दिया तो आएगा, अदरवाइज रिजर्व बनेगा, क्योंकि यहाँ पे डिबेंचर्स की बात की है। अवेलेबल फॉर पेमेंट ऑफ डिविडेंड, कहीं पे भी ऐसा नहीं लिखा है कि ओनली नॉन कन्वर्टिबल डिबेंचर। तो जब भी डिबेंचर आप इशू कर रहे हो, आगे एग्जाम्पशंस है रूल्स में कि किन किन को नहीं क्रिएट करना है। No company shall issue a prospectus or make an offer or invitation to the public or to its members exceeding 500 for the subscription of its debentures unless the company has before such issue or offer appointed one or more debenture trustees, and the conditions governing the appointment of such trustees shall be such as may be prescribed. तो इसका सिंपल है कि इफ यू वांट टू इशू पब्लिक इशू और प्राइवेट प्लेसमेंट मोर देन 500, तो आपको डिबेंचर ट्रस्टी अपॉइंट करना है। तो डिबेंचर ट्रस्टी कब अपॉइंट करना है आपको? बिकॉज अभी कैसा है, अभी एक डिबेंचर होल्डर होगा तो वो अपना ध्यान खुद रख सकता है, लेकिन अगर 500 डिबेंचर होल्डर है तो 500 तो ना कंपनी से फॉलोअप करते रहेंगे हर चीज के लिए। तो वो क्या करेंगे, 500 डिबेंचर मिलके एक एजेंसी को अपना ट्रस्टी अपॉइंट कर देंगे। कंपनी अपॉइंट करती है उनके बिहाफ पे, लेकिन उस ट्रस्टी का क्या काम रहेगा, डिबेंचर के इंटरेस्ट का ध्यान रखना कि उनको टाइमली रीपेमेंट हो रही है, सिक्योरिटी बराबर है, उनकी रिपोर्ट्स, उनकी मीटिंग। वो एक सेक्रेटरी जैसा काम करेगा डिबेंचर्स के। ठीक है, तो उसमें आप क्या लिखोगे अभी? डिबेंचर ट्रस्टी टू बी अपॉइंटेड, ऊपर हाँ लिख के पढ़ो, मना नहीं कर। डिबेंचर ट्रस्टी टू बी अपॉइंटेड फॉर पब्लिक इशू और invitation to more than 500 persons. Subject to compliance of rules. Subject to compliance of conditions in the rules.
तो इसके नीचे कंडीशंस आएंगी कि ट्रस्टी के साथ क्या क्या कंडीशंस करने। तो इसमें ब्लू में आपको सब मिलेगा प्रोसीजर। तो ये पहला क्वेश्चन आ गया कि अगर एक कंपनी को एक ही आदमी को देना है तो ट्रस्टी अपॉइंट करने की जरूरत है? नहीं। ठीक है। अब यहाँ पे दो अलग अलग चीजें हैं, देखो लिस्टेड और अनलिस्टेड है। अगर लिस्टेड एनसीडी इशू कर रहे हो तो आपको एनसीआरएस रूल लगते हैं, तो उसके अंदर सब रिक्वायरमेंट है, ट्रस्टी भी चाहिए, क्रेडिट रेटिंग भी चाहिए, इशू भी आपको एक्सचेंज के मैकेनिज्म से करना है एक सर्टेन अमाउंट से ज़्यादा हो तो। और अनलिस्टेड से कर रहे हो तो अच्छा। इन रूल्स के हिसाब से जाना है। ओके। ठीक है, आगे बढ़ो। Any provision contained in a trust deed for securing the issue of debentures. 6 बच गया। A debenture trustee shall take steps to protect the interest of the debenture holders and redress their grievances in accordance with such rules as may be prescribed. तो डिबेंचर ट्रस्टी को क्या करना है? प्रोटेक्ट करना है इंटरेस्ट ऑफ डिबेंचर होल्डर और रिड्रेस करनी है देयर ग्रीवेंस। राइट। अगला भी पढ़ लो, फिर एक साथ लिख देते हैं। Any provision contained in a trust deed for securing the issue of debentures or in any contract with the debenture holders secured by trust deed shall be void insofar as it would have the effect of exempting a trustee thereof from or indemnifying him against any liability for breach of trust where he fails to show the degree of care and due diligence required of him as a trustee, having regard to the provisions of the trust deed, conferring on him any power, authority or discretion. ठीक है। अब डिबेंचर ट्रस्टी एक स्टैट्यूटरी रोल है जिसका ऑब्जेक्टिव है कि डिबेंचर होल्डर के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करना। अब डिबेंचर ट्रस्टी बोलता है नहीं नहीं, मैं तो तभी बनूंगा जब आप मेरे को सब लाइबिलिटी से आइडेंटिफाई करो ताकि मेरे को कुछ ना आए। तो वो बोलते हैं आप नहीं कर सकते आइडेंटिफाई अगर उसकी नेग्लिजेंस है तो ऐसा कोई प्रोविजन आप नहीं डाल सकते जिससे आप उसको एग्जाम्प्ट कर दो। लाइक आप सीएस बनी कहीं पर, आपने अपने अपॉइंटमेंट लेटर में लिखवाया कि मेरे को कुछ भी हो गया, चाहे मैं गलत करूं या सही करो, कंपनी आइडेंटिफाई करेगी, तो ऐसा प्रोविजन ठीक है क्या? नहीं ना? नहीं, गलत है। तो हाँ। कहाँ तक ठीक हो सकता था? सो लॉन्ग एज आपकी गलती नहीं है, आपने अपनी ड्यू केयर ली है और फिर आपके ऊपर केस हो गया तो कंपनी की रिस्पॉन्सिबिलिटी। लेकिन अगर आपकी गलती है तो आपको फ्री नहीं कर सकते ना। राइट। तो यहाँ पे उन्होंने क्या लिख दिया कि आप डिवेंचर ट्रस्टी के साथ मिलकर उसको एग्जाम्प्ट करने का कोई भी क्लॉज किसी भी एग्रीमेंट में नहीं डाल सकते। राइट सर। हम्म। तब ये दोनों लिखना है ना? नहीं, प्रोवाइडेड दैट भी है ना। डिस्चार्ज पहले हो जाता, बुढ़ा ही हो गया था सही। हाँ, तो अभी मिलेगा ना पे आउट, उससे नया ले ले, एप्पल ले ले एप्पल। पे आउट क्या मिलेगा? मैं लॉ फर्म में हूँ सर, यहाँ पे सिर्फ इस महीने का जो है वही मिलता है, बाकी सब मिल चुका है मुझे। तो पेन पेंसिल स्टेपलर रख ले इनका। ऐसी गंदी बात है। अरे कुछ तो रहेगा कि कुछ तो मिला मेरे को, ग्रेजुटी नहीं चाहिए मुझे कुछ। आपका तो दिल इतना बड़ा है, आप ऐसी छोटी बातें करते हुए अच्छे नहीं लगते। अरे मैं तो इसी तो तेरे को करा रहा हूँ, मैं तो नहीं करता। सर देख रहा कैसे हो? मैं ऐसी छोटी बातें नहीं करता ना, इसलिए तेरे से करा रहा हूँ कि तू कर ले। नहीं, मैं भी नहीं कर सकती ऐसी छोटी बातें, इतनी छोटी। अभी छोटी नहीं है, ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम बहुत बड़ी हो सकती थी। अगर तू रोज एक स्टेपलर उठाती और 2 साल में, तो आज तेरे पास स्टेपलर की दुकान होती अपनी खुद की। नहीं सर, पर मेरा ऐसे आज तक भी कभी मन में नहीं आया इतने सालों के करियर। ठीक है, अभी तेरा फुल एंड फाइनल रोकेंगे ना, तब होगा कि मैंने कर लेना चाहिए था। तो भी नहीं आएगा मेरे मन में। ठीक है, उनके हिस्से का होगा, उन्होंने रख लिया। ठीक है, फिर मैं उनको ये वीडियो सुना देता हूँ कि भैया तुम रख लो। हाँ सुना तो सर, मतलब मैं तो इस वक्त बिल्कुल वो ग्रैटिट्यूड वाले भाव में ही बैठी हूँ। बहुत अच्छा है, चलो ऐसा मुझे मेरी बहन ने सिखाया है कि जब हम ग्रैटिट्यूड रखते हैं पुरानी जगह के लिए, तभी हमें नई जगह अच्छी मिलती है। अच्छा ठीक है। जब हम हर जगह को गाली देके ही निकलेंगे तो हम हर जगह पे और गाली। ठीक है, प्रोविजो पढ़ दे। हाँ,
provided that the liability of the debenture trustee shall be subject to such exemptions as may be agreed upon by majority of debenture holders. सर हम रिकॉर्डिंग पे बोल रहे थे ना ये सब हाँ कुछ, कितने क्लासिक है हम. Shall be subject to such exemptions as may be agreed upon by a majority of debenture holders holding not less than 3/4 in value of the total debentures at a meeting held for the purpose. ठीक है. अभी अगर आपको डिवेंचर ट्रस्टी को कुछ प्रोविजन से एग्जाम्प्ट करना है, एक्सेप्ट फॉर जो ऊपर हाँ. लिखा हुआ है कि जहाँ पे ड्यू केयर डिलीजेंस रिक्वायर्ड थी, तो आपको हाँ, डिवेंचर हाँ, होल्डर की सेपरेट मीटिंग बुला के उसमें 3/4 की कंसेंट चाहिए. हाँ, ठीक है. तो अभी डिवेंचर ट्रस्टी राइट. के नीचे ही लिखो उसको ए बी करके, डिवेंचर ट्रस्टी के रोल है ना, तो उसी की कंटिन्यूशन में डाल हाँ. दो. उसी लाइन के 6 के कंटिन्यूशन में डैश मार के आगे क्या था, डिवेंचर अपॉइंट किया आपने, उसके बाद क्या था, ही विल प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट एंड रिड्रेस, हाँ. प्रोटेक्ट एंड रिड्रेस. अब ये क्या होता है, कंपनियां होती हैं, आईडीबीआई डिवेंचर ट्रस्टी लिमिटेड, एक्सिस ट्रस्टी लिमिटेड, ये कोई आदमी नहीं है. ये ट्रस्टीशिप करके कंपनीज बनाते हैं और ये काम करती हैं वो कंपनियां. तो जब भी है आप इनका कोटेशन लेते हो काम शुरू करने से पहले कि हमें आपको ट्रस्टी बनाना है, आप कितना पैसा लोगे, तो ये वन टाइम फीस लेते हैं, फिर एनुअल फीस लिखते हैं कि हम जब तक ये डिवेंचर रहेंगे हम इतना पैसा लेंगे ये काम करने का. राइट सर. वो हम बचपन में जैसे कोई आदमी होता है जो ये काम करता है, लाइक मुझे ट्रस्टी बना दिया, मैं ये काम कर रहा हूँ. तो जनरली पॉपुलर पार्लेंस में जो स्पेशलाइज ट्रस्टीशिप कंपनीज होती हैं उनको अपॉइंट करते हैं लोग. ठीक है. प्लेरियस द इंटरेस्ट ऑफ डिवेंचर होल्डर. क्या सर? इंटरेस्ट ऑफ डिवेंचर होल्डर ना, ही विल प्रोटेक्ट एंड रिड्रेस द इंटरेस्ट ऑफ, उसके आगे लिखा है ना, रिड्रेस द इंटरेस्ट. दिस इंटरेस्ट ऑफ डिवेंचर होल्डर. हो तो नहीं गई बीच में से, ट्रैक तो नहीं छूट गया तेरा? छूटता रहता है ऐसे बीच में कभी. अभी ऐसे मैं सोच रही थी रिकॉर्डिंग पे हमने ये सब बातें क्यों करी. हाँ तो ठीक है ना, वही तेरे को भी वही बोलता हूँ, 4 व्यूअर हैं, 4 मिलियन नहीं है. तो नाम थोड़ी ना आते हैं वैसे बीच में कहीं. हाँ तो इसलिए बोले एनोनिमिटी है, जो चाहिए वो बोल बिंदास. कोई और स्टाफ का नाम है, उसका स्टाफ ले लेगी, मैं वो स्टाफ बोल रही हूँ और यहाँ पे काम करती हूँ, वो अलग बात है. ऊपर देख साफ साफ लिखा हुआ है, विन्नी गुप्ता नीति नेमन. कहाँ लिखा है? कहाँ लिखा है सर? ऊपर देख, सबसे ऊपर की बार पे. एक मिनट. ठीक है. तो अच्छा ही बोल रही है, तो उनको बोल रही है कि मेरे को आपके प्रति बहुत ग्रेजुटेड है. 2 ही टाइम तो रहता है, आते हुए जाते हुए कि बहुत ग्रेजुटेड है, आपने मुझे नौकरी दी और थैंक यू, अब मैं जा रहा हूँ. ग्रेजुटेड तो रहो वहीं पर. सर काम नहीं है ना मेरे तरह का, मेरे लिए तो रोज की डेली बेसिस पे डबल काम हो जाता है ना. चल ठीक है, अभी ज्यादा कन्फेशन मत करें यहाँ पे. कन्फेशन ऑफ एन आउटगोइंग एम्प्लॉय, ऐसा ऐसा है, मेरे को वीडियो का हेडिंग डालना पड़ेगा. ठीक है. तो ये डिबेंचर ट्रस्टी समझ आया. फिर उसकी ट्रस्ट डीड में यू कैन नॉट एग्जाम्प्ट, उसी में कंटिन्यूशन में चल रहा है, डिबेंचर ट्रस्टी के साथ चल रहा है. यू कैन नॉट एग्जाम्प्ट फ्रॉम हिज लायबिलिटी, ठीक है, अदर देन ड्यू कोर्स वाली, अदर देन रीजनेबल पर्सन वाली. क्या था लिखा हुआ भूल गई मैं. फॉर ब्रीच ऑफ ट्रस्ट लिख दो. ब्रीच For ऑफ breach ट्रस्ट of trust? नहीं, for breach of trust other than where he has exercised sufficient due care and due diligence. एक्सेप्ट नहीं है. ब्रीच ऑफ ट्रस्ट और नॉट डिस्चार्जिंग ड्यूटीज केयरफुली एज पर रीजनेबल केयर. सर नेग्लिजेंसी है ना, आप उसको लिख रहे हो वहाँ पे, फॉर ब्रीच ऑफ ट्रस्ट और नॉट डिस्चार्जिंग प्रॉपरली हिज ड्यूटीज. फिर उसके आगे एक्सेप्ट लिखो, एक्सेप्ट अदर लाइबिलिटीज, एक्सेप्ट सच लाइबिलिटीज, अदर लाइबिलिटीज, ये बेसिक कंसेप्ट छोड़ के, एज एग्रीड बाय 75% ऑफ डिवेंचर होल्डर्स इन वैल्यू. वैल्यू है कि नंबर है? इन्हें मीटिंग कॉल फॉर दिस पर्पस. देखो क्या है, यही लिखा हुआ है.
वैल्यू है as agreed by 70% in value of debenture holders. ना बोरिंग होने लग जाता है जब ये सब आ जाता है ना, असेंट डिसेंट, मुझे तो ना वो वाले पैसे वाले प्रोविजंस में मजा आता है। यहाँ तक क्लियर हुआ? अभी तक हमने क्या पढ़ा, जरा बोरिंग को वापस इंटरेस्टिंग कर दो, क्या पढ़ा 6 पॉइंट? हाँ, so basically debenture is a debt. It is a debt which has an underlying security, and it may be which has an underlying instrument, and it may be secured or unsecured. And the company might issue fully, partly, non-convertible, optionally convertible type of debentures, and there are no voting rights attached to debentures. Secured debentures are subject to conditions prescribed in the rules, and a company has to create a debenture redemption reserve out of the profits which are to be utilized for redemption of these debentures. मतलब एक रिजर्व बनेगा जिससे इन डिबेंचर्स के रिडेम्पशन के टाइम पे यूटिलाइज करा जा सकता है. Debenture trustee has to be appointed for public issue or invitation to more than 500 persons, subject to compliance of conditions in the rules. So debenture trustee appoint करना पड़ता है अगर 500 से ज्यादा लोगों को देना है, और रूल्स, हाँ, रूल्स सब्जेक्ट टू कंडीशंस इन द रूल्स. वो जो डिबेंचर ट्रस्टी है, ही विल प्रोटेक्ट एंड रीड्रेस द इंटरेस्ट ऑफ डिबेंचर होल्डर, और उसको हम एग्जाम्प्ट भी नहीं कर सकते फॉर हिज लायबिलिटी फॉर ब्रीच ऑफ ट्रस्ट और नॉट डिस्चार्जिंग हिज ड्यूटीज प्रॉपर्ली, except such liabilities as agreed by 75% in value of debenture. Right? आगे बढ़ो. Eighth. 7th होएगा ना सर? 7th. अच्छा पढ़ लिया. ठीक है. A company shall pay interest and redeem the debentures in accordance with the terms and conditions of their issue. जो issue के टाइम पे हम लिखेंगे उसी हिसाब से redemption. Interest और debenture redeem करने. हाँ. Where at any time the debenture trustee comes to a conclusion that the assets of the company are insufficient or are likely to become insufficient to discharge the principal amount as and when it becomes due, the debenture trustee may file a petition before the tribunal, and the tribunal may, after hearing the company and any other person interested in the matter by order, impose such restrictions on the incurring of any further liabilities by the company as the tribunal may consider necessary in the interest of the debenture holders. अभी क्या कंपनी को डिबेंचर ट्रस्टी को इन्फॉर्मेशन देनी रहती पड़ती है, बैलेंस शीट दो, ये सब दो. अगर वो देखने के बाद ट्रस्टी को ये लगता है कि कंपनी जो है वो टाइम पे अपना नहीं पे कर पाएगी प्रिंसिपल, तो डिबेंचर ट्रस्टी का यही रोल है ना, प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ द डिबेंचर होल्डर. तो ये प्री है, अभी रिडम्पशन की डेट नहीं आई है, उससे पहले ही उसको लगने लग रहा है कि ये कंपनी ना नहीं पे कर पाएगी, इसकी एसेट लायबिलिटी इतनी बची नहीं है. राइट. तो वो क्या करेगा, या बची नहीं है, बचने नहीं वाली है, तो वो एनसीएलटी को अप्लाई करेगा ट्रस्टी, ये बोलते हुए कि आप डायरेक्शंस दो. और एनसीएलटी क्या डायरेक्शन देगी कि कंपनी और फर्दर लायबिलिटीज नहीं इनकर करेगी. ठीक है सर. और लिख दो, ये दो लिख दो पहले. हाँ, ट्रस्टी में लिख दो, ट्रस्टी जो लिखा था उसके नीचे लिख दो, उसमें ऊपर टेबल में. हाँ नहीं मैं तो पढ़ रही हूँ, लिखूंगी. जब इनसफिशिएंट हो जाती है तब क्या होता है. ठीक है, इसको लिखो ट्रस्टी टू अप्रोच एनसीएलटी restricting company to incur further liabilities. If of the opinion that company might default in repayment of principal amount. ठीक है, तो डिवेंचर कैसे चलते हैं? आज आपने इशू कर दिया इंस्ट्रूमेंट, उस पर ड्यू डेट लिखी होती है कि प्रिंसिपल किस दिन पे होगा और इंटरेस्ट किस दिन पे होगा, तो कंपनी हर ड्यू डेट पे अपना पे करती है. तो अगर ड्यू डेट से पहले ही ट्रस्टी को मालूम पड़ने लग रहा है कि अब ये पेमेंट नहीं कर पाएगा, तो उसको एनसीएलटी पे जाना है कि फर्दर लायबिलिटी नहीं रिस्ट्रिक्ट करें. और सेकंड केस नीचे देखो, अगर वो रिडम्पशन हो जाता है, देखो आगे बढ़ो.
उसी में नीचे where a company fails to redeem, ये वाला ना, the debentures on the date of their maturity or fails to pay interest on the debentures when it is due. The tribunal may, on the application of any or all of the debenture holders or debenture trustee, and after hearing the parties concerned, direct by order the company to redeem the debentures forthwith on payment of principal and interest to you thereon. ठीक है, सभी अगर डिफॉल्ट हो गया, अभी पहले तो खाली ट्रस्टी जा सकता था, अब एक्चुअल डिफॉल्ट हो गया, हाँ, तो कौन कौन जा सकता है? the debentures on date of their maturity or fails to pay interest in amended, कोई भी डिबेंचर होल्डर, डिबेंचर होल्डर जा सकता है, ट्रस्टी भी जा सकता है, और एनी अदर पर्सन है कंसर्न्ड, वो कौन हो सकता है? अगर कंपनी इंसॉल्वेंसी में तो रेजोल्यूशन प्रोफेशनल हो जाएगा। ये तीनों क्या करेंगे? एनसीएलटी में पिटीशन करेंगे, डायरेक्टिंग द कंपनी टू पे द प्रिंसिपल एंड इंटरेस्ट। राइट, ठीक है, तो लिख दो इसको ऊपर। क्या? डिबेंचर होल्डर ऑब्लिक ट्रस्टी ऑब्लिक अदर पर्सन में अप्रोच एनसीएलटी फॉर immediate payment of debenture holder, trustee, oblique other person concerned may approach NCLT to direct immediate payment of principal and interest in case of default in redemption or payment of interest. राइट राइट सर। तो मोटा मोटा जो भी हम लोगों ने देखा, पहले डिवेंचर क्या था, फिर हम कन्वर्टिबल नॉन कन्वर्टिबल, फिर वोटिंग राइट नहीं होते, सिक्योर्ड एज पर रूल इशू करना है, डिवेंचर रिडम्पशन रिजर्व क्रिएट करना है, ट्रस्टी अपॉइंट करना है जो रिड्रेस मैकेनिज्म करेगा, उनका प्रोटेक्ट करेगा, उसको आप एग्जाम्प्ट नहीं कर सकते, अगर एग्जाम्प्ट करना तो 75% डिवेंचर होल्डर की कंसेंट चाहिए। फिर अगर उसको लगता है ट्रस्टी को कि कंपनी डिफॉल्ट करने वाली है, तो एनसीएलटी में अप्रोच कर सकता है कि कंपनी और लाइबिलिटी ना ले। और फिर अगर डिफॉल्ट हो गया है तो डिवेंचर होल्डर, ट्रस्टी या कोई भी पर्सन एनसीएलटी में कंपनी को पेमेंट करने के लिए ऑर्डर ला सकता है। ओके, आगे बढ़ो। ये तो हो गया सर ना पूरा? नीचे है अभी, नहीं ओमिटेड है वो, उसके नीचे और भी है। ये सर मेरे ख्याल से सारा ही ओमिटेड हो। अच्छा 11th ओमिटेड है, ओके ओके ओके, ठीक है। A contract with the company to take up and pay for any debentures of the company may be enforced by a degree for specific performance. इसका क्या मतलब होता है? अगर किसी कंपनी से कॉन्ट्रैक्ट कर रखा है हमने कि ये इस डिबेंचर्स का पेमेंट आप, हाँ हाँ, और आप नहीं करते, तो आप कोर्ट के थ्रू उसको स्पेसिफिकली फोर्स कर सकते हो कि आप डिबेंचर सब्सक्राइब करो, परफॉर्मेंस के लिए डैमेज ना मांग के उससे आप करवा सकते हो डिबेंचर सब्सक्रिप्शन। The central government may prescribe its procedure for securing the issue of debentures, the form of debenture trust deed, the procedure for the debenture holders to inspect the trust deed and to obtain copies thereof, quantum of debenture redemption reserve required to be created, and such other matters. तो जो भी ऊपर लिखा है उसके रूल्स बना सकती है सीजी। तो ये 2 पॉइंट और लिख दो वहाँ पे। तो सेक्शन तो कवर हो गया डिवेंचर का कि डिवेंचर के प्रोविजन क्या बोल रहे हैं। टेबल में 2 चीजें लिख दो, ये कॉन्ट्रैक्ट ऑफ स्पेसिफिक परफॉर्मेंस है और सेंट्रल गवर्नमेंट रूल बनाएगी प्रोसीजर्स टू बी कवर्ड अंडर रूल्स। स्पेसिफिक परफॉर्मेंस है, इसका मतलब आप सामने वाले को बाइंड कर सकते हो डिवेंचर लेने के लिए, अगर एक बार एग्रीमेंट किया उसने तो, डैमेज ना मांग के। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ स्पेसिफिक परफॉर्मेंस इन केस ऑफ सब्सक्रिप्शन ऑफ डिवेंचर सब्सक्रिप्शन एग्रीमेंट and CG to make rules.
तो इस सेक्शन ने अपने को क्या क्या बताया कि सिक्योर्ड अनसिक्योर्ड डिवेंचर बोले, कन्वर्टिबल नॉन कन्वर्टिबल डिवेंचर बोले। जैसे राइट, सिक्योर्ड, हाँ अब इसमें क्या है और प्रोविजन भी है इसके साथ एक डिपॉजिट रूल लगेगा, एक सेक्शन 179(3) लगेगा, वो अच्छा। पर्टिकुलर क्लॉज डिवेंचर होल्डर का, वो बताऊंगा। डिपॉजिट क्यों लगेगा सर? पब्लिक डिपॉजिट नहीं जब होगा? अनसिक्योर्ड डिवेंचर होते हैं तो वो हम्म। डिपॉजिट रूल में आ जाता है, फिर एग्जाम्पशन में फॉलो करना पड़ता है आपको। ओके, अब इसके अच्छा तो रूल्स अब हाँ, रूल्स निकालो इसके। रूल 18 कॉपी कर लो। अब ये सिक्योर डिवेंचर्स के रूल हैं, ट्रस्टी के रूल हैं। ये तो रूल्स तो काफी लंबे हैं इसके, है ना? सेक्शन में उसने कुछ लिखा ही नहीं ना, उसने लिखा सब रूल्स में ही है, लेकिन हाँ ज़्यादा कुछ वही नहीं, है सेक्शन तक। इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है, हाँ, मैंने पढ़ा हुआ है तो। डिबेंचर्स में भी मतलब रूल्स में भी ज्यादा कुछ नहीं है वैसा क्या? हम्म, ठीक है, करो शुरू ऊपर से। ये तो काफी लंबे हैं। कुछ तो होगा। ये सब्स्टिट्यूट होगा ना। Debentures. The company shall not issue secured debentures unless it complies विद with द the फॉलोइंग, following अब conditions. एक लाइन से सारी कंडीशन पढ़ जाओ, फिर हम उसके नीचे लिख देंगे क्या क्या कंडीशन होती है। हम्म, An issue of secured debentures may be made provided the date of its redemption shall not exceed 10 years from the date of issue. मतलब ठीक है, जैसे प्रेफरेंस प्रेफरेंस में में 20 20 था है, वैसे 10 है। 10 यहाँ पर। 10 है। Provided प्रोवाइडेड that the following classes of companies may issue secured debentures for a period exceeding 10 years but not exceeding 30 ईयर। 30 years. कौन कौन सी कंपनियाँ? Companies engaged in setting up of infrastructure projects. हम्म, Infrastructure finance corporations as defined in clause of subdirection 1, clause 7 of subdirection 1 of direction 2 of non-banking financial companies, prudential norms directions. Infrastructure debt fund non-banking financial companies as defined in clause B of वो direction ठीक है, 3 of infrastructure क्लॉज भी छोड़ो, ठीक है। और फोर्थ? companies permitted by a ministry of department of the central government of OI by reserve रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया और or एनएचबी। by Reserve Bank of India or by the National Housing Bank or by any other statutory authority to issue debentures for a period exceeding 10 years. ठीक है, तो यहाँ पे क्या बोल रहे हैं Hmm. कि पहले बोला 10 साल से ज़्यादा इशू नहीं कर सकते, प्रोवाइडेड दैट फॉलोइंग क्लास ऑफ कंपनी इशू कर सकती हैं 10 से लेके 30 साल तक। कौन सी कंपनी? Yes, sir. इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट में, या जो दूसरी उन कंपनियों को Mhm. फाइनेंस देती है, या फिर जो Mhm. इंफ्रास्ट्रक्चर डेट फंड है, या फिर कंपनीज जो Mhm. कोई सेंट्रल गवर्नमेंट की किसी डिपार्टमेंट ने एग्जाम्प्ट किया है, आरबीआई ने एग्जाम्प्ट किया है, नेशनल हाउसिंग बैंक ने एग्जाम्प्ट किया है, और किसी और स्टैट्यूटरी अथॉरिटी ने एग्जाम्प्ट किया है कि तुम 10 से ज़्यादा टाइम Mhm. के इशू कर सकते हो। तो इसके Right, पीछे, sir. ये चौथे पॉइंट के पीछे गवर्नमेंट का ऑर्डर रहेगा। तो ए कंडीशन सिंपल इतना ही बोल रही है सिक्योर्ड के नीचे। हमने ऊपर पढ़ा था Mhm. 71(3) में कि Mhm. सिक्योर डिबेंचर सब्जेक्ट टू रूल्स हम इशू कर सकते हैं। तो पहला रूल ये है कि उसकी टर्म 10 ईयर्स होनी चाहिए, कैन एक्सटेंड टू Mhm. 30 फॉर दिस फॉलोइंग क्लास 4 क्लास ऑफ कंपनीज। Okay. ये पहली कंडीशन है। दूसरी लिख दो, पहली Mhm. कंडीशन लिख दो, फिर कवर होता जाए। यहाँ से कुछ नहीं कॉपी करना, सिंपल लिखो, मैं बताऊंगा आपको। 3 में जहाँ पर लिखा है सिक्योर डिबेंचर टू बी इश्यूड सब्जेक्ट टू कंडीशन प्रिस्क्राइब्ड इन रूल्स, 4 नंबर पॉइंट। Mhm. अब इसके नीचे एंटर मारो और ब्लू पेन से फर्स्ट लिखो 10 ईयर, 10 ईयर। नीचे एंटर मार दो, 1 2 3 आएगा। Tenure 10 years. एंड हाँ सर. हाँ, एक ए नंबर दे दो, ए बी सी डी कर दो इसको, या 1 2 3 कर दो नीचे। ठीक है, 10 और टेबल 10 में ईयर। टैब नहीं चलता ना सर? टेबल में टैब नहीं, जब भी टैब यूज नहीं, करो टैब वो नहीं आगे चलता। भाग जाता ठीक है, है. उसके ब्रैकेट में स्पेस लिखो, बार यूज. उसी के ब्रैकेट में लिखो, ए कंडीशन के ब्रैकेट में 10 to 30 ईयर्स फॉर इंफ्रा प्रोजेक्ट्स
इंफ्रा फाइनेंस, इंफ्रा डेट फंड, इंफ्रा फाइनेंस, इंफ्रा डेट फंड और एग्जाम्ड बाय सीजी सेंट्रल गवर्नमेंट, आरबीआई और एनएचबी और अदर अथॉरिटी। ये पहली कंडीशन है सिक्योर्ड डिबेंचर्स के लिए, और जो चीज़ रिस्ट्रिक्ट नहीं है वो आप कर सकते हो। ठीक है सर। ब्लू कर दो इसको। तो सिक्योर्ड डिबेंचर की पहली कंडीशन क्लियर होगी। हाँ जी सर। आगे बढ़ो, बढ़ गया। नीचे। हाँ नीचे ही है। नहीं, स्क्रीन अभी वर्ड फाइल पे ही है, अच्छा नीचे मतलब नीचे है। अच्छा पढ़ना है ना आगे और कंडीशंस क्या क्या है। such an issue of debentures Hmm. shall be secured by the creation of a charge on the properties or assets of the company or its subsidiaries or its holding company or its associate company having a value which is sufficient for the due repayment of the amount of debentures interest thereon। ये तो ठीक गिरवी है। रखने की बात कर रहे हाँ, हैं। तो अभी ऊपर जाओ कि सिक्योरिटी किसकी हो सकती है, डिबेंचर की सिक्योरिटी क्या क्या हो सकती है और कितनी होनी चाहिए। ठीक है, सिक्योरिटी फॉर डिबेंचर, ऐसे देखो डिबेंचर टू बी सिक्योर्ड बाय, ऐसे एसेट ऑफ कंपनी होल्डिंग एसोसिएट, ओब्लिक ओब्लिक डाल के कंपनी ओब्लिक होल्डिंग ओब्लिक एसोसिएट सब्सिडरी हैविंग वैल्यू सफिशिएंट टू कवर प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। तो जब भी आप सिक्योरिटी दोगे तो बैंक वाला उसका वैल्यूएशन मांगेगा, और उसका वैल्यूएशन जितना आपका डिबेंचर इंटरेस्ट होने वाला है उससे ज़्यादा होना चाहिए, क्योंकि उससे कम की सिक्योरिटी तो कोई नहीं लेगा। राइट। ये सेकंड कंडीशन है, 10 साल की टर्म, और कंपनी अपनी भी और अपनी सब्सिडरी होल्डिंग किसी की भी एसेट दे सकती है सिक्योरिटी में, सब्जेक्ट टू कंप्लायंस ऑफ लॉ। आगे बढ़ो। रूल्स में The company shall appoint the debenture trustee before the issue of prospectus or letter of offer for subscription of its debentures, and not later than 60 days after the allotment of the debentures, execute a debenture trustee to protect the interest thereon। ठीक है, दो कंडीशन दी इसने। ट्रस्टी कब अपॉइंट होना है, बिफोर इशू ऑफ प्रोस्पेक्टस, राइट। और ट्रस्ट डीड कब एग्जीक्यूट होनी है, लेटर ऑफ ऑफर 60 डेज ऑफ अलॉटमेंट। राइट। ठीक है, तो ऊपर लिख दो इसको, यहाँ ऊपर डिवेंचर ट्रस्टी का लिखा था हमने, टू बी अपॉइंटेड करके। ठीक है, अब ये जो लिखा है 500%, उसके ब्रैकेट में लिख दो प्रायर टू इशू। ठीक है, और एंड उसके आगे लिखो एंड ट्रस्ट डीड इशू के बाद ही, उसी के अंदर ब्रैकेट के अंदर, ब्रैकेट के बाद अंदर and trust deed to be executed after 60 days, within 60 days of allotment। ठीक है, तो ये यहाँ पे ब्लू आ गया। अभी तक रूल्स में एक दो ऊपर वाले को भी ब्लू कर दो, बी को। बी को 4B राइट। आगे बोलो।
रूल्स पे आ जाओ। हम्म, अब ये कब यूजफुल होएगा आपको, जब आपको कोई असाइनमेंट आएगी, ठीक है। अभी हल्का हल्का जाएगा, हल्का नहीं जाएगा, लेकिन नहीं, हाँ, जिस अभी तो ढंग से नहीं हाँ रजिस्टर कर पा रही हूँ मैं ये, हाँ, क्योंकि कभी बिकॉज करा नहीं है ना लिंक ही ये। नहीं होगा ना। जब आप काम करोगी हाँ। तब ये लिंक होएगा कि हम्म। हमने उस टाइम ऐसा पढ़ा था। वो जब पूछा ट्रस्ट डीड के प्रोविजन बताओ या डिबेंचर ट्रस्टी कब अपॉइंट करने का है, तब याद आएगा हल्का हम्म। हल्का। हम्म। ठीक है, डी पढ़ो। और फिर एटलीस्ट ये तो याद रहेगा कि 71 पढ़ लेती हूँ, रूल्स पढ़ लेती हूँ, मिल हाँ जाएगा। हाँ, और फिर भी याद नहीं आया, बस। समझ नहीं आया, तो वीडियो देख लेती हूँ वापस, या ये अपना नोट्स ही हाँ। पढ़ लेती हूँ। हम्म। डी। The security for the debentures by way of a charge or mortgage shall be created in favor of the debenture trustee on any specific movable property of the company or its holding company or subsidiaries or associate companies or otherwise. For any specific movable property wherever situate or any interest therein, provided that in case of a non-banking financial company, the charge or mortgage under subclause 1 may be created on any movable property. तो पहले तो चार्ज किसके ऊपर क्रिएट कर सकते हैं? असेट तो हमने बोला, पर कौन सी असेट? तो चार्ज ऑन मूवेबल प्रॉपर्टी और मॉर्गेज ऑफ स्पेसिफिक इमूवेबल प्रॉपर्टीज। लाइक आप स्टॉक जो है वो मूवेबल प्रॉपर्टी है आपकी। हाँ, प्लांट एंड मशीनरी जो अटैच नहीं है, डेटर्स, डेट रिसीवेबल्स, ये सब आप उसके लिए दे सकते हो मूवेबल प्रॉपर्टी की डेफिनेशन में, एज ए सिक्योरिटी, हाँ। कि इनसे जो भी पैसा आएगा वो डिबेंचर के लिए यूज होगा इन केस ऑफ डिफॉल्ट। और यस या सर। फिर अपनी लैंड बिल्डिंग जो है इमूवेबल जो प्रॉपर्टी है उसको भी मॉर्गेज कर सकते हो। यस सर। ठीक है। और जो एनबीएफसी कंपनी है वो किसी भी मूवेबल प्रॉपर्टी पे कर सकती है, इमूवेबल जरूरी नहीं है। और वहाँ पे स्पेसिफिक है, जरा ध्यान देना, एनी स्पेसिफिक मूवेबल प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टीज आइडेंटिफाइबल होनी चाहिए। नॉर्मल कंपनी के केस में जो मूवेबल प्रॉपर्टी आप दे रही हो वो आइडेंटिफाइबल होनी चाहिए। ऑल कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट प्लेस्ड एट आवर फैक्ट्री सो एंड सो, तो ये स्पेसिफिक होगी। और मूवेबल के केस में किसी भी टाइप की, कि ऑन ऑल और एनी ऑफ द असेट्स ऑफ द कंपनी। ओके सर। तो ये थोड़ा और क्वालिफाई कर रहा है कि सिक्योरिटी जो देनी है वो स्पेसिफिक इमूवेबल और मूवेबल पे देनी है, जनरल पे नहीं दे सकते। ऑल असेट्स राइट करके नहीं सर। डाल सकते, यू हैव टू स्पेसिफाई कि कौन सी असेट डिबेंचर होल्डर के लिए ईयर मार्क्ड है। ओके सर। एग्रीमेंट में जो डिबेंचर का डीड बनेगी, चार्ज और मॉर्गेज क्लियर है ना, चार्ज मूवेबल के लिए और मॉर्गेज इमूवेबल के लिए। हाँ जी सर। प्रोवाइडेड दैट इन केस ऑफ, Provided further that in case of an issue of debentures by a government company which is fully secured by the guarantee given by the central government or on one or more state government or by both, the requirement for creation of charge under this sub-rule shall not apply. तो Provided also that in case हम्म, of any loan taken by a subsidiary company from any bank or financial institution, that charge or mortgage under this sub-rule may also be created on the properties or assets of the holding company. ठीक है। अगर सब्सिडरी ने बैंक या फाइनेंस से लिया है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से डिबेंचर सब्सक्राइब करा रही है, जो चार्ज क्रिएट करना है सब्सिडरी के द्वारा, वो अपनी होल्डिंग कंपनी पे भी कर सकते हैं। राइट सर। ठीक है, ऊपर इसको लिखो, अपनी अंडरस्टैंडिंग क्या है सिक्योर्ड वाले डिबेंचर के नीचे। ऊपर से डी पॉइंट को लिख रहे हैं हम लोग। डिबेंचर्स बाय वे ऑफ चार्ज और मॉर्गेज शैल मैं बी क्यों क्रिएटेड करवा इन रहा हूँ फेवर ऑफ मालूम है? अगर डिबेंचर। आपका ट्रैक छूट भी गया है तो एटलीस्ट इससे वापस आओगे। हाँ, नहीं, वो मैं समझ गई हूँ, मुझे बहुत बोरिंग लग रहा है टू बी वेरी हाँ, ऑनेस्ट। बिल्कुल मजा नहीं आ रहा है इस वाले टॉपिक में, बट करना तो है। Any specific movable property of the company or its holding company or subsidiary, the security for the debentures by way of charge or mortgage shall be created in favor of the debenture trust. इसको एग्जाम्पल बनाऊंगा ना तब सब समझ आ जाएगा। एक बार आप लिख दो, फिर 2 मिनट में आपको एग्जाम्पल प्रोसेस दे दूंगा कि कैसे होता है डिबेंचर इशू। एक एग्जाम्पल बनाएंगे, हर प्रोविजन उसके अंदर फॉल हो जाएगा। तो मैं कहता हूँ पिक्चर अभी बाकी है। सिक्योरिटी कैसे क्रिएट करी बाय जाती वे है, ऑफ बेसिकली ये है ना? बाय वे ऑफ स्पेसिफिक
by way of specific मूवेबल और इमूवेबल प्रॉपर्टी and for NBFC, except for NBFC, where any movable property allowed to be charged and debenture guaranteed by central government need not be secured by charge or mortgage. ठीक है, और उसके लास्ट क्या था सेंट्रल गवर्नमेंट वाले के बाद रूल्स में? Provided also that लिखे ना नीचे, that in case of any loan taken by a subsidiary company from any bank or financial institution, charge a mortgage and this will also be greater in the properties of the holding company के assets सब्सिडरी में ऑफर होल्डिंग कंपनी असेट फॉर चार्ज. सब्सिडरी में ऑफर होल्डिंग कंपनीज असेट्स एज सिक्योरिटी फॉर डिबेंचर. ओके, हो गया सर. आगे बढ़ो. The company shall appoint debenture trustees under subsection 5 of section 71 after complying with the following conditions. क्या क्या कंडीशन है? The names of the debenture trustees shall be stated in letter of offer inviting subscription for debentures and also in all the subsequent notices or other communications sent to the debenture holders. ठीक है, उसका नाम हर डॉक्यूमेंट में होना चाहिए आगे, इसलिए उसको इशू से पहले अपॉइंट करते हैं. Before the appointment of debenture trustees, a written consent shall be obtained from such debenture trustees or trustees proposed to be appointed, and a statement to that effect shall appear in the letter of offer issued for inviting the subscription of the debentures. ठीक है, बिना कंसेंट के आप किसी का नाम डाल नहीं सकते और आपने उसकी कंसेंट ली है, ऐसा आपको ऑफर डॉक्यूमेंट में लिखना है. A person shall not be appointed as a debenture trustee if he beneficially holds shares in the company. Shareholder of the company cannot be appointed trustee. If he beneficially holds shares in the company, a promoter, director, KMP, or any other officer or an employee of the company or its holding subsidiary or associate company. ठीक है, कंपनी और उसके पूरे ग्रुप में अगर कहीं पे भी वो प्रमोटर, डायरेक्टर या केएमपी है तो ट्रस्टी नहीं बन सकता. Is beneficially entitled to monies which are to be paid by the company otherwise than as remuneration payable to the debenture trustee. उसको डिबेंचर ट्रस्टी के रेमुनरेशन के अलावा कोई और पैसा मिलने का हो कंपनी से तो उसको भी नहीं अपॉइंट कर सकते, कोई सप्लायर की तरह या किसी और रीजन से. Is beneficially entitled to monies which are to be paid by the company otherwise than as remuneration payable to the debenture. एक मिनट होल्ड कर. ठीक है, तो क्या नहीं होना चाहिए? प्रमोटर, डायरेक्टर नहीं होना चाहिए, बेनिफिशियली एंटाइटल टू मनी नहीं होना चाहिए, इंडेप्टेड टू कंपनी नहीं होना चाहिए, उसने कंपनी को गारंटी नहीं दी होनी चाहिए, और कंपनी की 2% से ज़्यादा टर्नओवर का इंटरेस्ट नहीं होना चाहिए पेक्यूनरी, या 50 लाख रुपीज विच एवर इज हायर, विच एवर इज लोअर ड्यूरिंग द 2 years. तो 50 लाख से ज़्यादा का उसका एक्सपोजर नहीं होना चाहिए कंपनी में. या फिर किसी प्रमोटर का या एम्प्लॉई का रिलेटिव नहीं होना चाहिए ट्रस्टी बनने के लिए. तो जैसे हर जगह होता है डायरेक्टर बनने के क्या कंडीशन है वो सब है, तो वैसे ट्रस्टी बनने में कंसेप्ट क्या है कि इंटरेस्टेड नहीं होना चाहिए कंपनी के अंदर. आगे बढ़ो. पढ़ा है आपने कि नहीं पढ़ा? सब पढ़ लिया है. थक गई है तो भी नहीं जा रहा है मेरे दिमाग में भी. नहीं, मैं थकी नहीं हूँ, मुझे बिल्कुल मजा ही नहीं आ रहा है इस सेक्शन में. मतलब
this will not be with me, मतलब even when I हम्म, do this complete session, उसके बाद भी ये मेरे दिमाग में बैठेगा नहीं, ये मुझे समझ में आ रहा है पढ़ के। ठीक है, तो फिर एक काम करता हूँ, इसको क्लोज करने के लिए मैं पढ़ता हूँ स्पीड में, मैं आपको बताता हूँ क्या है। सर उससे क्या होगा? तो उस उससे ये होगा, ये वीडियो मतलब एटलीस्ट कंप्लीट हो जाएगा। हाँ 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 तो हाँ, जिसको वो दिमाग में बात पढ़ रहे है। हैं, जिसको ज़रूरत है, उसको तो समझ आ जाएगा। हाँ ठीक है, वो है। रूल्स रूल्स में जाओ, कोई दिक्कत नहीं। हाँ जी, नहीं नहीं दिक्कत की बात नहीं है, मतलब मैं मतलब शायद मेरे को, रिलेट नहीं कर नहीं पा रही वो हूँ कि मैं क्या क्या हो बोल रहा रहा है। हूँ, मैं क्या बोल रहा हूँ, ये एक बार हम हाँ कर देंगे तो एटलीस्ट हाँ वीडियो क्लोज हो राइट। जाएगा। फिर नहीं उसके वीडियो बाद, क्लोज हो जाएगा, मेरे पास नोट्स बन जाएंगे, तो जब मेरा नहीं ये, नोट्स नहीं बना रहा हूँ जब भी मैं, मेरा, सुनो, मैं नोट्स नहीं बना रहा हूँ, उसमें अच्छा भी इंटरेस्ट लगेगा। खाली एक्सप्लेन कर रहा हूँ आगे हाँ क्या क्या है। ठीक ठीक है है, सर। ऊपर जाओ जहाँ पे हम कंडीशंस पढ़ रहे थे। यही होगी ना, ये सिक्योरिटी वाली तो हो गई। अभी हम बात कर रहे थे कि क्या क्या उसकी, हाँ हाँ। रुको एक हम्म, मिनट, आराम से। सिक्योरिटी क्रिएट होगी कि अभी उसकी हाँ सिक्योरिटी सर। को क्या होनी चाहिए, कैसी होनी चाहिए। फिर डिवेंचर हाँ ट्रस्टी जी। जो है, वो ये हाँ कंडीशंस पूरी करनी थी ट्रस्टी के अपॉइंटमेंट के लिए। क्या क्या कंडीशन थी? हाँ हाँ, कि ऑफर लेटर में उसका उसमें नाम नाम वाम हाँ मेंशन्ड मैं, होना हाँ चाहिए अभी मेरे को और बोलने दे, सुनना, मेरे को बोलने दे अभी। हाँ कि डिवेंचर ट्रस्टी का जो नाम है वो लेटर ऑफ ऑफर के अंदर मेंशन होना चाहिए। वो तभी हो सकता है जब हाँ उसका हम हाँ पहले अपॉइंटमेंट करें। अब अपॉइंटमेंट तभी कर राइट सर। सकते हैं जब हम उसकी कंसेंट लें। फिर ठीक है अगर सर। वो पर्सन कहीं पे भी इंटरेस्टेड है डायरेक्टली और इनडायरेक्टली कंपनी के अंदर, तो इन्होंने कंडीशंस दी हैं। क्या कंडीशन दी है? या तो वो शेयर होल्ड कर रहा है, या प्रमोटर, डायरेक्टर, या केएमपी है, या एम्प्लॉई है कंपनी का, या हम्म, उसकी होल्डिंग सब्सिडरी एसोसिएट का, या वो कोई मनी का बेनिफिशियरी है अदर देन एज ए डिवेंचर ट्रस्टी, या कंपनी से उधार लिया हुआ है, हम्म, कंपनी को कोई गारंटी दी हुई है कंपनी के लोन हाँ के लिए जी। डिवेंचर के कंटेक्स्ट में, हम्म, या उसका या कोई 50 लाख रुपए पेक्यूनियरी या दो रिलेशनशिप। परसेंट से ज़्यादा उसका ग्रॉस टर्नओवर का रिलेशनशिप है मनी के फॉर्म में कंपनी हाँ के साथ, हाँ या जी। किसी प्रमोटर पर्सन या एम्प्लॉयमेंट का डायरेक्टर या केएमपी का रिलेटिव है वो, तो ये हाँ लोग ट्रस्टी नहीं बन सकते। थर्ड कंडीशन होगी कि हु कैन नॉट बी ट्रस्टी। फिर अब राइट अगर सर। आज आपने अपॉइंट कर दिया इशू से पहले, अब वो कोई कैजुअल हम्म, वैकेंसी क्रिएट हो जाती है, वो रिजाइन कर जाता है। हाँ हाँ तो अगर आपने 2 या 3 लोग हैं, तो उनमें से बचे हुए लोग जो हैं वो एज ए ट्रस्टी कंटिन्यू करेंगे। लेकिन अगर ट्रस्टी का राइट सर। रेजिग्नेशन हो रहा है, तो हम्म, वो वैकेंसी तभी भरी जाएगी जब मेजोरिटी ऑफ डिवेंचर होल्डर अपनी कंसेंट देते हैं। राइट सर। ठीक है, आगे बढ़ो। अगर रेजिग्नेशन हो रहा कैजुअल है वैकेंसी कैसे होगी? नॉर्मल है, जी अगर जी किसी भी ठीक एक है। इंडिविजुअल था, उसकी डेथ होगी, तो बचे हुए हाँ जी। ट्रस्टी काम करेंगे। अगर हाँ आपने हाँ। कॉर्पोरेट ने इंडिविजुअल को अपॉइंट किया था, या कंपनी हम्म वाइंड अप में चली गई ट्रस्टी वाले की, हम्म लेकिन उसने रिजाइन कर दिया, तो आपको डिवेंचर होल्डर की कंसेंट चाहिए, वो भी मेजोरिटी की। ठीक है सर। फिर इसका रिमूवल कैसे होता है? अभी जितनी इसकी टर्म है डिवेंचर ट्रस्टी की, जनरली टिल रिडीम करके हम वो अपॉइंट करते हैं। अगर उसको पहले हमें हटाना है, हम्म हमें नहीं पसंद आ रहा है वो, तो 75% इन हम्म, वैल्यू ऑफ डिवेंचर होल्डर अगर एग्री करते हैं अपनी मीटिंग में, तो उसको हम टाइम से पहले हटा सकते हैं। ठीक है सर। फिर एनी डिवेंचर, डिबेंचर हाँ Any debenture trustee may be removed from office before the expiry of his term only हाँ, if it is approved by the holders of not less than three-fourth in value of the debentures outstanding at their meeting. ठीक है। तो मीटिंग में डिवेंचर होल्डर अगर ये एग्री करते हैं कि इसको हटाओ, तो हटा सकते हैं, हम्म लेकिन 75% एग्री करने चाहिए। हम्म। ठीक है, ट्रस्टी की ड्यूटी क्या क्या है? कि ऑफर It डॉक्यूमेंट में shall, कुछ गलत पढ़ रहे हो? हाँ, it shall be the duty of, पढ़ तो रही हूँ मैं। हम्म It shall be the duty of every debenture trustee, और मैं सुन भी रही थी सब, पर हम्म रजिस्टर नहीं हो रहा है। जैसे अभी तक हम्म मैंने इतने सारे सेशंस करे हैं, नहीं, मैं तो कराऊंगा ना अभी। सबका अभी सुनो ना, ये कॉन्सेप्ट, करने के हाँ बाद जब हम एग्जाम्पल लेंगे ना, तो ये हर चीज़ उसमें लिंक हो हम्म, जाएगी। लेकिन ठीक है। उसके लिए पढ़ना ये एक बार मेरे पढ़ेंगे। दिमाग में बैठ नहीं रहा है, बस हाँ, वो प्रॉब्लम हो मैं रही है। बिठाऊंगा ना तुमको, सेटिस्फाई, एंड में बिठवाऊंगा, आप ही बताओगे। सिर्फ 10 मिनट दो इसको। ठीक है। It shall be the duty of every debenture trustee to satisfy himself that the letter of offer does not contain any matter which is inconsistent with the terms of the issue of debentures or with the trust deed. तो उसमें, Satisfy himself that नहीं the, मेरे को बोले थे, मैं क्या इजी समझा पाऊंगा। हाँ हाँ बोलो सर। ठीक है, तो सबसे पहले उसको ये सेटिस्फाई करना है कि जो भी आप हाँ ऑफर लेटर इशू कर रहे हो उसमें कुछ गलत नहीं लिखा हुआ है। हम्म फिर उसमें ये इंश्योर करना है कि ट्रस्ट डीड में ऐसा कुछ नहीं लिखा हुआ जो डिबेंचर होल्डर के अगेंस्ट में जाए। हम्म, फिर उसको कंपनी से पीरियडिकली रिपोर्ट मंगानी है। क्यों मंगानी है? ताकि वो मॉनिटर कर सके कि मुझे कब एनसीएलटी पे जाना है। ठीक है। फिर उसके बाद जब भी पेमेंट होती है, तो इमीडिएटली डिबेंचर होल्डर को इन्फॉर्म करे कि कंपनी पेमेंट कर रही है या नहीं ठीक कर है। रही है। फिर वो, हम्म उसको राइट है डिबेंचर ट्रस्टी को नॉमिनी डायरेक्टर अपॉइंट करने का बोर्ड पे,
अगर इंटरेस्ट के 2 कंसिक्यूटिव डिफॉल्ट हो जाते हैं, या कंपनी सिक्योरिटी क्रिएट नहीं करती, या रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर नहीं करती, तो इमीडिएटली वो एक अपना नॉमिनी डायरेक्टर बोर्ड में अपॉइंट कर सकता है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या होगा, इन केसेस में आपको आर्टिकल में प्रोविजन डालने पड़ते हैं। ठीक है जो सर। डिवेंचर ट्रस्टी का रोल है, ये इंश्योर करना कि कंपनी जो डिवेंचर ट्रस्ट डीड की टर्म्स है उसको वायलेट ना करे। ठीक है। और अगर उसने कर दिया कंपनी ने कोई वायलेशन, तो इमीडिएटली डिवेंचर होल्डर को बताना। आपको ये एज्यूम करना है 500 लोग अलग अलग जगह बैठे हैं, डिवेंचर ट्रस्टी मॉनिटर कर रहा है, जैसे उसको मालूम पड़ा वो सबको लेटर लिखेगा कि कंपनी ने ब्रीच कर दिया। हम्म। फिर उसको ये इंश्योर करना है कि जो सिक्योरिटी क्रिएट होनी है वो टाइम से क्रिएट हो जाए। अब मैं इसको सिंपल ठीक है एग्जांपल सर। देता हूँ कि लाइक एडलवाइज है, उसने डिवेंचर्स इशू किए पब्लिक में, 1 लाख लोगों ने डिवेंचर हम्म। सब्सक्राइब कर दिया एप्लीकेशन, पैसा दे दिया हाँ कंपनी को। हाँ अब इसकी सिक्योरिटी तो हाँ। ट्रस्ट डीड और सिक्योरिटी सब डिवेंचर इशू होने के बाद होनी है अलॉटमेंट के। अब वो राइट। 1 लाख लोग थोड़ा ना यहाँ पे आएंगे इंश्योर करने के लिए कि ट्रस्ट वो सिक्योरिटी बनी है कि नहीं। तो जिस ट्रस्टी को उन लोगों ने अपॉइंट किया है, ये उसकी हम्म। रिस्पॉन्सिबिलिटी है ये इंश्योर करना कि टाइम लाइन पे ट्रस्ट डीड बन जाए, सब वो कंडीशंस फॉलो हम्म। करें, और अगर कुछ भी अगर वायलेशन दिखती है तो ट्रस्ट डीड उनको बताए। ठीक है सर। फिर अगर सिक्योरिटी एनफोर्सेबल होगी, दैट मीन रिडम्पशन हो गया, रिडम्पशन पे डिफॉल्ट कर दिया, तो जो भी सिक्योरिटी है हम्म। उसको अपनी फेवर में लेने का, ताकि उसका एनफोर्स करा सके। राइट फिर सर। जो डिवेंचर का कंपनी ने पैसा लिया वो प्रॉपर यूज हो रहा है कि नहीं, उसकी रिपोर्ट लेने का। हम्म। फिर अगर कोई मीटिंग डिवेंचर होल्डर की करनी है, तो ये भी बुलाना किसका काम है, डिवेंचर ट्रस्टी का। राइट और सर। अगर कन्वर्टिबल डिवेंचर है, तो ये भी इंश्योर करना कि डिवेंचर प्रॉपरली कन्वर्ट हो रहे हैं, ये भी डिवेंचर ट्रस्टी का रोल है। ठीक है। तो अभी तो 4 चीज़ें आई थी, एक कि उसका ऑफर डॉक्यूमेंट से में नाम होना चाहिए, दूसरा कंसेंट होना चाहिए, तीसरे वो डिस्क्वालीफाइड नहीं होना चाहिए, ठीक है, हम्म। फोर्थ उसका रोल रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है। यस सर। आगे बढ़ो, नेक्स्ट हम्म। पेज। हाँ, मैं तो सिर्फ आपका सुन रही हूँ, जो आप बोल हाँ, रहे हो मैं पढ़ तो रही मैं हूँ वही बोल उसको। रहा हूँ, वही सुनो, क्योंकि जब नई इंटरेस्ट बैठ रहा है तो फिर हाँ। मैं वो एग्जाम्पल से पढ़वाऊंगा बाद में। ठीक है। तो जब तक परफॉर्म आप, सच हाँ, एक्ट्स एज। हाँ, क्या बोले सर? वही कि मैं आपको एक एग्जांपल दूंगा जिसमें आप एक्चुअल में ये काम कर रही होगी, तो आपको 2 मिनट में सब इंटरेस्ट हाँ बैठ हाँ। जाएगा असाइनमेंट बेस पे। ठीक है सर। ठीक है, फिर और सब जो भी उनका प्रोटेक्ट हाँ करने का काम है वो करेगा। फिर हाँ। मीटिंग परफॉर्म ऑफ आल, सच एक्ट्स हाँ, और। हाँ, मैं इसलिए आप वो मत पढ़ो, हाँ, जो मैं बोल रहा हूँ आप उसको बोलो। सुनो। आप बोलो सर। हम्म, हाँ सर, बोलो। क्योंकि मेरे को हाँ। फटाफट बोलने में इजी रहेगा। तो हम्म। अब ये मीटिंग कब कब बुला सकता है ट्रस्टी, एक, जब एटलीस्ट 1/10 ऑफ द वैल्यू ऑफ डिवेंचर होल्डर उसको बोलते हैं कि मीटिंग बुलाओ। दूसरा, हम्म। डिवेंचर ट्रस्ट में कोई भी इवेंट ऑफ डिफॉल्ट हुई है तब। फिर हम्म। उसका जो ट्रस्ट डीड बननी है, तो डिवेंचर होल्डर मीटिंग कब हम्म। बुला सकता है, 2 केसेस में। एक, मिनिमम 1/10 लोग उसको रिक्वेस्ट करते हैं कि मीटिंग बुलाओ हम्म। वैल्यू में। अगर 1 करोड़ के डिवेंचर है, हम्म। तो 10 लाख की वैल्यू के डिवेंचर उसको बोलते हैं मीटिंग बुलाओ डिवेंचर होल्डर की, तो वो बुलाएगा। हम्म। और दूसरा, कोई ब्रीच हो जाता है जो हमने ट्रस्ट डीड में हम्म। डिफाइन किया है, तो वो उस केस में भी हम्म। उसको बुलानी पड़ेगी। उसके ओके। बाद जो ट्रस्ट डीड एग्जीक्यूट होनी है जो 60 डेज के अंदर, वो फॉर्म SH12 में होनी है। हम्म। और कब होगी, विद इन 3 मंथ ऑफ क्लोजर ऑफ द लेटर ऑफ इशू और ऑफर, 3 महीने के इश्यू। अंदर। हाँ, विद और इन कहीं थ्री लिखा था मंथ्स ऑफ सिक्सटी क्लोजर ऑफ डेज ऑफ इश्यू अलॉटमेंट, ऑफर। हाँ हाँ हाँ। और यहाँ पे लिखा हुआ है 3 मंथ्स ऑफ क्लोजर ऑफ द इशू और ऑफर। तो जो लेटर है तो हम्म। वो चलेगा। ठीक है सर। फिर ये जो प्रोविजन 225 है जो भी हमने मीटिंग बुलाने का, ये सब वो पब्लिक ऑफर में नहीं एप्लीकेबल है। ठीक है। अब इसके बाद क्या है, कंपनी को डिवेंचर रिडम्पशन रिजर्व हमने पढ़ा था। हम्म। तो 7th पॉइंट, कंपनी शैल कंप्लाई विद रिक्वायरमेंट डिवेंचर रिडम्पशन रिजर्व एंड इन्वेस्टमेंट डिपॉजिट सम इन रिस्पेक्ट ऑफ डिवेंचर मैच्योरिंग ड्यूरिंग द ईयर एंडिंग ऑन 31 नेक्स्ट ईयर अकॉर्डिंग कंडीशन बिलो। अभी कैसा है कि जब कंपनी डिवेंचर इशू करती है, तो उसको 2 चीज़ें करनी हम्म। पड़ती हैं। एक, डिवेंचर रिडम्पशन रिजर्व बनाना पड़ता है, दूसरा लिक्विड एसेट मेंटेन हम्म। करनी पड़ती है। लिक्विड एसेट किस लिए ओके। मेंटेन करनी पड़ती है, ताकि जो अगले साल में जो डिवेंचर मैच्योर हो रहे हैं उसके देने के लिए उसके पास हम्म। पैसा रहे। हम्म। तो 2 अलग अलग चीज़ें बोल रहा है। एक बोल रहा है डिवेंचर रिडम्पशन रिजर्व क्रिएट करना है कंपनी को, दूसरा एक हम्म। सर्टेन सम एक बैंक अकाउंट में डाल के रखनी है लिक्विड मनी में। ठीक है। तो डिवेंचर रिडम्पशन रिजर्व वो बोलता है कि डिविडेंड प्रॉफिट में से निकालना है, हम्म। और क्या लिमिट्स पे निकालना है, कितना डिवेंचर रिडम्पशन रिजर्व और इन्वेस्टमेंट करनी है उसको, वो नीचे उसने दिया है। तो सबसे हम्म। पहले बोल रहा है कि डिवेंचर रिडम्पशन रिजर्व इज नॉट रिक्वायर्ड किनके लिए, डिवेंचर इशूड बाय ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन रेगुलेटेड बाय RBI एंड बैंकिंग कंपनी। अगर कोई हम्म। बैंकिंग कंपनी है या ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, जब वो डिवेंचर इशू करती हैं, हम्म। तो उनको किसी भी तरह का हम्म। कोई भी डिवेंचर रिडम्पशन रिजर्व बनाने की जरूरत
नहीं है। ठीक है। और ऑल इंडिया वाली, और जो ऑल इंडियन फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन नहीं है, हम्म ठीक है, तो उनको फॉर अदर डिवेंचर शैल बी एप्लीकेबल, जो एनबीएफसी को एप्लीकेबल होता है वो उनको भी एप्लीकेबल होगा, तो एनबीएफसी के रूल लगेंगे उनको। हम्म फिर हम्म थर्ड कैटेगरी है लिस्टेड कंपनीज, और उस लिस्टेड कंपनी हम्म में कौन सी कंपनी एक्सक्लूड कर दी, जो ऊपर उसने ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन और बैंकिंग कंपनी बोली थी, वो बोला उनको हम्म भी डिवेंचर रिडम्पशन रिजर्व रिक्वायर्ड नहीं है। किस केस में? फर्स्ट, अगर वो पब्लिक इशू और डिवेंचर कर रहे हैं, हम्म तो उसमें अगर वो एनबीएफसी हैं रजिस्टर्ड विद आरबीआई, तो भी उनको डिवेंचर हम्म रिडम्पशन रिजर्व नहीं बनाना। अगर वो एनबीएफसी नहीं है, तो प्राइवेट प्लेसमेंट हम्म डिवेंचर जो किए उन्होंने आइडेंटिफाइड पर्सन को दिए, उनको डिवेंचर रिजर्व हम्म बनाने की जरूरत नहीं है। हम्म और फोर्थ पॉइंट में किसको नहीं है, ये कहाँ से चल रहा था, कंडीशन एज बिलो, वन नोट रिक्वायर्ड हो गया, टू फॉर्दर इशू हो गया, कितना करना है, थर्ड हो गया। और अनलिस्टेड कंपनीज के लिए क्या बोल रहा है, नीचे लो, ये इसको मैं प्रैक्टिकल एग्जांपल में कवर कर दूंगा मैं सब कुछ। ठीक जो है सर। अनलिस्टेड कंपनी भी कैसी होंगी, या तो एनबीएफसी होंगी, उनको भी नहीं हम्म चाहिए प्राइवेट प्लेसमेंट के लिए, लेकिन अगर वो पब्लिक ऑफर करती है तो उनको हम्म चाहिए। और अदर अनलिस्टेड कंपनी, कोई भी हम्म अनलिस्टेड कंपनी, उनको 10% ऑफ द हम्म डिवेंचर्स रिजर्व बनाना है। तो इस पूरे का क्रक्स जो हम लोगों के कंटेक्स में आ रहा है, वो क्या बोल रहा है, हम्म ये सब जो लिखा हुआ है, हम या तो लिस्टेड हम्म कंपनी में काम कर रहे होंगे या अनलिस्टेड कंपनी में काम कर रहे होंगे। हम्म अगर हम अनलिस्टेड कंपनी में काम कर रहे हैं, तो जितने भी हमारे डिवेंचर आउटस्टैंडिंग है, उसका 10% हमें प्रॉफिट से निकाल के रिजर्व में डालना है। राइट। और अगर हम लोग अनलिस्टेड नहीं है, लिस्टेड कंपनी है, तो हमें प्राइवेट प्लेसमेंट के लिए जरूरत नहीं है। राइट सर। पब्लिक इशू में जरूरत है, लेकिन प्राइवेट प्लेसमेंट में जरूरत नहीं है। और फिर ये तो हो गया ठीक है। रिजर्व प्रॉफिट में से एक अमाउंट सेट असाइड करने की। फिर उसके हम्म बाद अगले साल जितना भी डिवेंचर मैच्योर हो रहा है आपका, हाँ हाँ। उसका 15% अमाउंट आपको लिक्विड एसेट में रखनी है, इन्वेस्टमेंट करके या डिपॉजिट करके। और ओके। वो कभी भी 15% से नीचे नहीं जाएगी। हम्म कौन सी अमाउंट के? शैल नॉट फॉरगिव अमाउंट ऑफ डिवेंचर ड्यूरिंग द ईयर एंडिंग ऑफ 30 ऑफ दैट ईयर। उस साल के जितने भी डिवेंचर मैच्योर हो रहे हैं, उसके 15% से नीचे अमाउंट नहीं जाएगी। हम्म इन्वेस्टमेंट आप कहाँ कहाँ कर सकते हो? शेड्यूल बैंक में, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ में, इंडियन ट्रस्ट एक्ट की हम्म सिक्योरिटी में, बॉन्ड्स में, पार्टली हम्म कन्वर्टिबल डिवेंचर रिजर्व के केस में। अब जो क्वेश्चन था कि कन्वर्टिबल डिवेंचर के हम्म केस में, तो जो नॉन कन्वर्टिबल पोर्शन है, उसके लिए आपको रिजर्व बनाना है। नीचे तक आ गए हम, सी तक। ठीक है। ठीक है सर। आगे बढ़ो। डी क्या बोल रहे हैं? और ये जो रिजर्व ये जो आप बोल रहा क्रिएट है किया है, कि वो कहीं पे भी यूज नहीं करोगे, एक्सेप्ट फॉर रिडेम्पशन। ठीक है। उसके बाद जो ट्रस्ट डीड जो है, वो ओपन फॉर इंस्पेक्शन है बाय एनी डिवेंचर होल्डर एज रजिस्टर ऑफ मेंबर। तो जैसे रजिस्टर मेंबर के रूल लगते हैं, वो डिवेंचर ट्रस्ट डीड पे भी लगेंगे, और कोई भी उसको इंस्पेक्ट कर सकता है और एक्सट्रैक्ट ले सकता है। और अगर कोई रिक्वेस्ट करता है कि मेरे को ट्रस्ट डीड की कॉपी दो, कोई मेंबर या डिवेंचर होल्डर, तो फीस दे के आप उसको वो ले सकता है वो। ठीक है। फिर उसके ठीक बाद नॉन एप्लीकेबिलिटी, नथिंग कैन रूल शैल अप्लाई टू एनी अमाउंट रिसीव्ड बाय कंपनी अगेंस्ट कमर्शियल पेपर और एनी अदर सिमिलर इंस्ट्रूमेंट। अगर कोई आरबीआई की गाइडलाइन से कमर्शियल पेपर इशू कर रहा है, जो हमने बात की थी, तो उसके ऊपर ये प्रोविजंस रूल नहीं लग रहे। राइट सर। और एफसीसी भी, फॉरेन करेंसी कन्वर्टिबल बॉन्ड इंक्लूड्स, डिवेंचर इंक्लूड्स बॉन्ड्स था। ओके सर। हमने जो डेफिनेशन पढ़ी थी डिवेंचर की, तो डिवेंचर इंक्लूड्स बॉन्ड। अगर कोई कंपनी फॉरेन करेंसी कन्वर्टिबल बॉन्ड या फॉरेन करेंसी बॉन्ड इशू करती है गवर्नमेंट की गाइडलाइन से, तो भी उसको ये रूल नहीं लगेगा, अनलेस उस स्कीम में ऐसा लिखा हुआ हो। इसके नीचे ठीक कुछ है और सर। है, 9th 10th के बाद कुछ है, खाली एक है। हाँ 11th है ना सर, और नथिंग कंटेन्ड इन दिस हाँ, रूल और रुपी शैल अप्लाई टू डोमिनेटेड रुपी बॉन्ड अगर डोमिनेटेड। आपने ओवरसीज इन्वेस्टर को इशू किया तो नहीं लगेगा। ये अमेंडमेंट सब उड़ गई, ये ठीक है नहीं सर, है ये सब। हटा दूं फिर हाँ, ना? ये सब हटा दो। अब मैं आपको ये क्या है सिंपल, फिर? ये पुराना था कि पहले क्या प्रोविजन था। अरे तो ये तो हटा अब मैं एकदम बिल्कुल हटा दो। लेमैन लैंग्वेज से प्रैक्टिकली बताता हूँ कि डिबेंचर की असाइनमेंट आएगी कैसे, और आपको करना क्या है, और कैसे ये सारे सेक्शन एप्लीकेबल हो जाएंगे। ये भी सब एग्जेम्प्टेड वाला ही है ना? हाँ 11 पॉइंट होना चाहिए लास्ट में। ये रहा। क्लोज कर दो, ठीक है, एक टेबल बना दो। अब आप एक असाइनमेंट लिखो जो हमने उस दिन लिखी थी ना, हम्म
यहीं पे बना दो, एक टेबल बना दो नई, उसमें लिखो कि राइट मूव वांट टू इशू लिमिटेड वांट टू इशू 6% secured non convertible debentures redeemable after 10 years on 1st January 2022 with interest payable monthly on last day of month and redemption 10% per year। वो जो ऊपर आफ्टर 10 ईयर लिखा है ना वो डिलीट कर दो। आफ्टर 10 years redeemable on January लिखते हैं ना। by way of public issue और प्राइवेट तो प्लेसमेंट। हम 1st जनवरी को इशू कर रहे हैं। अब मेरे को आपसे पूछना है कि अब आप क्या करोगे। ये असाइनमेंट आपको आ गई, अब आएगा इंटरेस्ट अपने को, क्योंकि हमको ये काम खत्म कब होगा, जब हो जाएंगे डिबेंचर इशू। जब डिबेंचर इशू हो जाएंगे, आरओसी में फॉर्म फाइल हो जाएंगे, सिक्योरिटी क्रिएट हो जाएगी, तो एंड कहाँ पे होगा? एंड तो तभी होगा जब इंस्ट्रूमेंट होगा मेरे हाथ में। इंस्ट्रूमेंट हो जाएगा, उसके ऊपर इंस्ट्रूमेंट कब होगा? जब सिक्योरिटी क्रिएट होगी उसके बाद इंस्ट्रूमेंट इशू होएगा। राइट सर। अलॉटमेंट पहले हो जाएगी सब्जेक्ट टू सिक्योरिटी। अब इसका प्रोसीजर बनाने की कोशिश करो। अब ये असाइनमेंट आ गई, अब आप कैसे चलोगे, क्या करोगे? स्पेशल रेजोल्यूशन होता है सबसे तो पहले मैं बोर्ड रेजोल्यूशन करूंगी फिर। हाँ, उसमें क्या करोगे? बोर्ड मीटिंग में मैं कंसिडर करूंगी सब्जेक्ट टू अप्रूवल ऑफ शेयर होल्डर्स। और क्या क्या करोगी? डिबेंचर इशू सब्जेक्ट टू अप्रूवल ऑफ शेयर होल्डर्स। फिर मैं करूंगी अप्रूवल ऑफ ये ईजीएम नोटिस और ईजीएम बुलाऊंगी जल्दी। हाँ ठीक है, उसी आगे लिखो, बोर्ड मीटिंग में लिखो ना, बोर्ड मीटिंग का एजेंडा क्या क्या है। कंसीडर क्या? कंसिडर डिबेंचर इशू। फिर आगे फिर इसमें पता डिबेंचर कंसीडर करना है तो आपके पास क्या रेडी होना चाहिए? सब टर्म्स एंड कंडीशंस। एजेंडा में आपको सब टर्म्स एंड कंडीशंस चाहिए। हाँ हाँ हाँ। फिर और क्या? टर्म्स एंड कंडीशंस चाहिए। फिर और क्या करोगी इसमें? इस बोर्ड मीटिंग में और क्या करोगी अप्रूवल लेने के अलावा? ट्रस्टी का अपॉइंटमेंट नहीं करोगी? हाँ, डिबेंचर ट्रस्टी अपॉइंटमेंट। फिर ड्राफ्ट ट्रस्टी ओके करोगी? अप्रूवल ऑफ ड्राफ्ट ट्रस्टी। सर ट्रस्ट डीड हम शेयर होल्डर्स रेजोल्यूशन के बाद नहीं हाँ बनाएंगे बाद में, लेकिन ड्राफ्ट तो रखोगी ना ब्रैकेट में ऐसे। नहीं मतलब उसमें टर्म्स कंडीशन। हाँ मेरा दिमाग ये कहता है कि इसमें हमें ट्रस्ट डीड नहीं अप्रूव करनी चाहिए इस बोर्ड में। नहीं, आप समझो इसमें कैसा है, जब आप डिबेंचर इशू कंसीडर कर रहे हो तो उसमें आप क्या कंसीडर कर रहे हो? कितने डिबेंचर, क्या टर्म्स पे, किसको, क्योंकि आइडेंटिफाइड है ना, प्राइवेट प्लेसमेंट के थ्रू चलेगा। हाँ तो आपको उसी स्टेज पे आइडेंटिफाई कर दिया आपने। राइट सर। तो आपके सारी टर्म्स कंडीशन है, तो एग्रीमेंट में आपने सब लिखा हुआ है, लेकिन एग्जीक्यूट नहीं कर सकते जब तक एक्चुअल फिगर्स नहीं आएंगी। राइट।
तो ड्राफ्ट ट्रस्ट डीड करोगे और फिर नीचे किसी डायरेक्टर को ऑथराइज करोगे कि दोबारा बोर्ड मीटिंग तो बुलाओगे। अगर एक बोर्ड मीटिंग का 1 लाख रुपए फीस है तो 10 लाख रुपए तो खर्चा हो जाएगा बोर्ड मीटिंग बुलाने का। ठीक है, ट्रस्ट डीड अप्रूव करोगे, फिर आरटी अपॉइंट करोगे क्या? अगर 500 से ज़्यादा शेयर होल्डर हैं तो कंपनी थोड़ा ना इसको एक एक को करेगी, आप एक रजिस्ट्रार है शेयर ट्रांसफर एजेंट अपॉइंट करोगे। फिर अप्रूवल दोगे इन डिबेंचर्स के लिए ISIN नंबर लेने का, अगर आप डीमैट में इशू कर रहे हो तो करोगे कि नहीं? ठीक है, हाँ। तो इसके बाद ये प्रोसेस शुरू होंगे ना, डिबेंचर ट्रस्टी का अपॉइंटमेंट लेटर दोगी, फिर EGM कन्वीन करने का करोगी। सर डिबेंचर में भी अभी कुछ गाइडलाइंस आई हुई हैं कि कंपलसरी डीमैट होना चाहिए या ऐसा कुछ? नहीं, ऐसा नहीं है। वो अगर आप पब्लिक इशू में जा रहे हो, उसमें जा रहे हो, तो उसकी गाइडलाइंस है सेबी लिस्टेड के केस में, ठीक है। तो वो डीमैट में होता है। ठीक है, ISIN नंबर लोगी फॉर इशू इन डीमैट, कॉल EGM करोगी, हाँ सर। ऑफर डॉक्यूमेंट अप्रूव करोगी क्या? PS4 हाँ ऑब्वियसली, कॉलिंग EGM करूंगी, मैं नोटिस भी अप्रूव करूंगी। PS4 भी अप्रूव करोगी? PS4 करना चाहिए क्या सर? अभी प्राइवेट पहले तो मेरे अभी तो प्राइवेट एवरीथिंग इज प्लेसमेंट है ना सब्जेक्ट टू ये। शेयर होल्डर्स अप्रूव। 71 जो हाँ है हाँ। वो 42 नहीं है। हम्म। अभी जो आप चल रहे थे प्राइवेट प्लेसमेंट, तो ये नॉन कन्वर्टिबल हाँ हाँ सिक्योरिटी हाँ है, तो क्या ये हाँ, रेगुलेशन 42 से कवर नहीं होगा अगर आप प्राइवेट प्लेसमेंट पे इशू कर रहे हो इसको? होना तो चाहिए। तो इसका मतलब आपको PS4 जो ऑफर डॉक्यूमेंट है वो भी अप्रूव करना है, तभी तो EGM हाँ आएगी जी। ना, EGM के बाद वो सब काम होएगा। तो इस स्टेज पे अभी कुछ भी नहीं हुआ, सिर्फ आपने टर्म्स कंडीशन अप्रूव की, ट्रस्टी को अपॉइंट किया, जो लिखा हुआ था ऑफर डॉक्यूमेंट इशू करने से पहले होना चाहिए, ट्रस्ट डीड का ड्राफ्ट अप्रूव किया, RTO को अपॉइंट किया, ISIN नंबर लेने के लिए अथोराइजेशन दिया, EGM बुलाई, नोटिस अप्रूव किया, PS4 भी ड्राफ्ट अप्रूव किया आपने। अब क्या हुई? अब हुई EGM। अब ट्रस्टी जब आप अपॉइंट कर रहे थे, जब आपने लिखा डिवेंचर ट्रस्टी अपॉइंटमेंट, तो आपने क्या ध्यान दिया वहां पे? उसके ब्रैकेट में लिखो कहाँ पे सर? डिवेंचर ऊपर ट्रस्टी, लिखूं? नहीं नहीं, बोर्ड मीटिंग में ही हाँ हाँ डिवेंचर ट्रस्टी जब आप अपॉइंट किया, हाँ तो हाँ उसके एजेंडे में ब्रैकेट में क्या क्या लिखोगे? ये लिखोगे कि ये डिस्क्वालीफाइड नहीं है, हाँ, ये शुड नॉट बी डिस्क्वालिफाइड। जो जो लिखा है मैं ऐसे रूल में ला रहा हूँ यहाँ पे। फिर इसमें लिखोगे कि आपको कि कंसेंट मिल गई है, have received consent। फिर इसका नाम आप ये जो आगे ऑफर डॉक्यूमेंट अप्रूव कर रहे हो PS4, उसमें आप लिखोगे, उसी में ही आगे लिखोगे। क्या लिखेंगे सर उसमें? आपने कंसेंट मिल गई है और इसका नाम लिखोगे ना ऑफर डॉक्यूमेंट में कि डिवेंचर ट्रस्टी का नाम क्या है। नहीं तो ये चीज हम इस स्टेज पे क्यों लाएंगे अभी? अभी जो वो तो कंसेंट अभी। ड्राफ्ट ऑफर डॉक्यूमेंट जो आप अप्रूव कर रहे हो, उसमें ये नाम हाँ आएगा ना हाँ, बाद में, अच्छा अपॉइंटमेंट होने के बाद। अच्छा ठीक है। हिज नेम इन ऑफर डॉक्यूमेंट ड्राफ्ट ऑफ PS4 डॉक्यूमेंट। हो गए ना, बिकॉज आप ऑफर डॉक्यूमेंट दे रहे हो तो उसमें लिखोगे कि तुम्हारा ट्रस्टी कौन है। यस सर, यस सर। तो ये यहाँ से लिंक हो गया। और फिर कि डिस्क्वालीफाइड नहीं है, ना रिलेटिव है, ना प्रमोटर है, ना इंडेप्टेड है, हाँ जो 6-7 कैटेगरीज थी, हाँ। और उसका नाम आपने ऑफर डॉक्यूमेंट में भी लिख दिया PS4 में। फिर ट्रस्ट डीड जो आपको है, हाँ, उसमें आपने SH12 फॉर्मेट लिखा, ट्रस्ट डीड का आगे ब्रैकेट डालो। क्या SH12? हाँ, ये फॉर्म है जिसमें आपने बनानी है, और इसमें आपने कोई भी ऐसा क्लॉज नहीं डाला जो इसको एग्जम्प्ट कर रहा था, विद नो क्लॉज एग्जम्प्टिंग ट्रस्टी। ठीक है, फिर आप सिक्योरिटी क्या रखनी है वो भी आप आइडेंटिफाई करोगे, सब्जेक्ट टू जो टर्म्स एंड कंडीशन लिखे हैं, इंक्लूडिंग सिक्योरिटी टू बी ऑफर्ड, पहले पैराग्राफ में। पहली लाइन में टर्म्स एंड कंडीशन जो लिखी आप लिख रहे हो ना, डिवेंचर की टर्म्स कंडीशन हाँ रखेंगे, हाँ हाँ उसके हाँ, आगे ये भी लिखोगे इंक्लूडिंग ना, सिक्योरिटी। इंक्लूडिंग सिक्योरिटी, उसके आगे लिखो स्पेसिफिक मूवेबल और रिमूवेबल। हम तो सर जब डिबेंचर्स ही तो इशू कर रहे हैं हम। हाँ, तो उसमें सिक्योरिटी आपको डिफाइन करनी पड़ेगी ना, सिक्योर डिवेंचर इशू कर रही हो ना आप।
ब्रैकेट में स्पेसिफिक मूवेबल और इमूवेबल। अब आपने इधर टर्म्स कंडीशन लिखी, लेकिन ऊपर हेडिंग में लिखा नहीं हुआ कि कितने इशू कर रहे हो, तो ऊपर लिखो इशू 1,06% सिक्योर्ड, या 1000 लिख दो ऊपर, वांट टू इशू 1000 कोमा 6 कोमा डाल के 600 रिडीमेबल हैविंग फेस वैल्यू ऑफ 10 लाख ईच। रिडीमेबल से पहले Hmm. 10 लाख डिवेंचर लाख 10 Having लाख face 10 लाख 10 लाख का 10 एक lakhs मिनिमम डिनोमिनेशन। face well, क्या आपने 10 की जगह 10 lakhs बोला है क्या? हाँ जी, हाँ जी, अच्छा ठीक है। मुझे वो विश्वास ही नहीं हो रहा था आप 100 क्या करोड़ बोल का रहे डिवेंचर थे। इशू कर रही हो, आपको विश्वास क्यों नहीं हो रहा है? इतना पैसा लगेगा इसके ऊपर। अब ये इतना करने के लिए डिवेंचर ट्रस्टी 20-25 लाख ले जाएगा, आरटीए भी 5-10 लाख ले जाएगा, सिर्फ सीएस को कुछ नहीं मिलेगा, सीएस को मिलेगा बोनस पर, वो भी नहीं मिलता। ठीक है, तो सबसे पहला प्रोसेस, जब ये असाइनमेंट आई, इसको बोल्ड करो, ये असाइनमेंट थी आपकी, हाँ प्रैक्टिकल असाइनमेंट। ऊपर वाले को बोल्ड करो, हेडिंग को। ठीक है, पब्लिक इशू की जगह प्राइवेट प्लेसमेंट कर दो, बाय वे ऑफ प्राइवेट प्लेसमेंट। ओके, तो ये बोर्ड मीटिंग होगी। उसके बाद सेकंड क्या होगा, आपको क्या करना पड़ेगा? सेकंड हमने बोर्ड मीटिंग में, अच्छा अब आप कह रहे हो कि बोर्ड मीटिंग के बाद शेयर होल्डर्स मीटिंग, क्यों, कहाँ लिखा हुआ है ऐसा? क्या कहाँ लिखा हुआ है ऐसा शेयर होल्डर मीटिंग? मतलब? ये तो हम शेयर होल्डर स्पेशल रेजोल्यूशन पास करना है तो कहाँ शेयर लिखा होल्डर हुआ है? मीटिंग सेक्शन में लिखा है, रूल में लिखा है, कहाँ लिखा है? हाँ सेक्शन में है ना 71(1) में दिखाओ, ये कि दिखाओ। एनसीडी इशू कर रहे हैं। नॉन कन्वर्टेबल ना। हाँ पढ़ो, पहला ही प्रोविजन था, फर्स्ट वन। पूरा इंटरेस्ट लाऊंगा वापस। Company wished him to convert such debentures into shares either wholly or partly at the time of redemption. Did the issue of debentures an option to convert such shares into wholly? अच्छा, तो अभी आपने इसमें नहीं एनसीडी के केस में, अगर आपको याद हो, मैं आपको लिंक करूंगा, प्राइवेट है। प्लेसमेंट से लिंक करूंगा। हाँ आपने ये पढ़ा था, अगर एनसीडी इशू करना है और बोर्ड की हाँ बोरोइंग हाँ पावर के अंदर है, तो हमें स्पेशल रेजोल्यूशन की जरूरत नहीं है, इसी मीटिंग में ही ऑफर राइट सर, डॉक्यूमेंट अप्रूव हो जाएगा। राइट सर, अब आपको समझ आया ऑफर डॉक्यूमेंट किस स्टेज पे अप्रूव होना है? यस सर। क्योंकि इस स्टेज में आपके टर्म्स कंडीशन सब कुछ है, आप डायरेक्टली इशू कर रहे हो, सो लॉन्ग एज यू आर विद इन बोरोइंग पावर। अगर नहीं है तब आप ईजीएम बुला रहे हो। तो अभी आपने जो लिखा राइट ईजीएम, अब वो कब आएगी? शेयर होल्डर अप्रूवल इफ नॉट इन बोरोइंग पावर, एज यस पर 179(3). नीचे नहीं, 179 का है तो आपको जरूरत नहीं है, और 179 का नहीं है तो 42 के रूल्स के अंदर आपको लगता है। तो शेयर होल्डर अप्रूवल ओनली इफ शेयर होल्डर अप्रूवल exceeds the limits. हाँ, शेयर होल्डर अप्रूवल ओनली इफ एक्सीड्स द लिमिट। हम एनसीडी की बात कर रहे हैं, ओनली इफ एक्सीड द लिमिट और कन्वर्टिबल डिबेंचर्स। राइट, अब शेयर होल्डर की मीटिंग होगी, अब क्या होगा? अब अप्रूवल मिल गई आपको, थर्ड स्टेप क्या होगा? वही जो आप पैस 4 पैस 5 करते अब हो। हम ऑफर करेंगे, अब हम कैसे ऑफर करते हैं करेंगे। ऑफर? हाँ थर्ड मारो, अभी हमने पढ़ा था ना ऑफर कैसे करते हैं। कोई 42 ही लग रहा है इस पे, 62 तो एप्लीकेबल नहीं। हाँ, तो वो ऑफर हमें सबको इंडिविजुअली एड्रेस करके वो पैसवर्ड में ऑफर हाँ, लेटर क्या लिखोगे बनाकर इसमें कि एमजीटी 14 फाइल करो। वो शेयर होल्डर्स रेजोल्यूशन ना, शेयर होल्डर या बोर्ड रेजोल्यूशन अप्रूविंग द अलॉटमेंट। फिर पैस 5 में एंट्री करो। अलॉटमेंट नहीं, इशू, सॉरी अप्रूविंग इशू, कॉमा। ये तो पहले पैस 4 आएगा ना सर। पैस 4 पैस 5 में एंट्री होने के बाद इशू हो सकता है ना। हाँ तो पहले ऑफर करेंगे ना।
ऑफर कैसे PAS करोगे 4 जब में। तक MGT 14 फाइल करके उसकी एंट्री PAS 5 में ना कर दो? रजिस्टर में लिख के ही आप मेल कर सकते हो PAS 5 किस चीज का रजिस्टर होता था, याद कि नहीं रजिस्टर मुझे। ऑफ ऑफर कि आप किस किस को ऑफर करें। पहले एंट्री होएगी फिर ऑफर होएगा। हाँ, पहले रजिस्टर में मेरे लिखोगे। हिसाब से तो सर उल्टा नहीं नहीं, था उल्टा नहीं कि है, पहले, ऐसे हाँ। ऐसे ही है। अगर आप अच्छा। ऐसे करोगे, पर्पस क्या था, ये रिकॉर्ड करना कि आपने किस किस को दिए ताकि उसके अलावा कोई और ना कर सके। हम्म। और उसमें लिखा था 30 दिन ऑफ आफ्टर मेकिंग एंट्री आप कभी भी PAS 4 इशू कर सकते हो, ऐसा लिखा था। हाँ जी, हाँ जी। और वो कुछ, अच्छा वो इसमें नहीं था, वो किसी और में था शायद, 30 और 60 डेज वाला। वो तो रेलेवेंट डेट कुछ और कॉन्सेप्ट और था, मैं वो भूल गई। पहले प्रोसेस में समझ लो, डिबेंचर का प्रोसेस समझो। आपने रेजोल्यूशन पास किया, एंट्री इन PAS हाँ 5 हाँ किया, हाँ लिखो एंट्री इन PAS 5 हाँ। एंड फिर ऑफर इन PAS 4। इन 30 डेज ऑफ एंट्री। ये कर दिया। अब इसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, इन PAS 4 लिख दो, 30 डेज एंट्री इन PAS 4। और लिस्टेड कंपनी होती है तो PAS 4 कम इन्फॉर्मेशन मेमोरेंडम दोनों बनता है। ठीक है। ठीक है, उसके बाद आपने क्या किया, हम्म, अब एप्लीकेशन उसके आएंगे आपको, बाद रिसिप्ट ऑफ एप्लीकेशन मनी विद फॉर्म। हम्म। बैंकिंग चैनल से ही आ सकता है, कैश अलाउड नहीं है। फ्रॉम बैंकिंग चैनल। जब पैसा एंड एप्लीकेशन फॉर्म प्लस एप्लीकेशन फॉर्म आएगा, सेम फॉर्म, सेम वही वाला, कोई और आदमी नहीं दे सकता। अब ये जब आपके पास पैसा भी आ गया, इन्हें सेपरेट बैंक अकाउंट, तो आपको बैंक अकाउंट चाहिए सेपरेट इसके लिए। अब आप क्या करोगे, कन्वीन बोर्ड मीटिंग फॉर अलॉटमेंट। अलॉटमेंट कर दी, अब क्या करोगे, फाइल PAS 3। अब इस स्टेज के बाद आप यूटिलाइज कर सकते हो पैसे को, इससे पहले तो कर नहीं सकते, आपने प्राइवेट प्लेसमेंट के रूल पढ़े हैं। राइट लेकिन राइट इस सर। स्टेज पे अभी से अलॉटमेंट हुई है, तो अब आप क्या करोगे, कॉर्पोरेट एक्शन करोगे अलॉटमेंट लेटर क्रेडिट कराने के लिए। यस सर, यस सर। खाली लेटर ऑफ अलॉटमेंट, क्योंकि सर्टिफिकेट तभी इशू होगा जब सिक्योरिटी क्रिएट होगी। क्रेडिट ऑफ अलॉटमेंट लेटर, क्रेडिट ऑफ सिक्योरिटी लिख नहीं देती नहीं हूँ। सिक्योरिटी नहीं, अलॉटमेंट लेटर, कि हमने अलॉटमेंट कर दिया करके, सबके अकाउंट में अलॉटेड दिखेगा। ठीक है, उसके बाद आप क्या करोगी, ट्रस्ट डीड एग्जीक्यूट करोगी, सिक्योरिटी क्रिएट करोगी ट्रस्टी के साथ मिलके। फर्स्ट डेट इसके बाद हाँ, एग्जीक्यूट। इसके बाद होगी अलॉटमेंट के 60 डेज में, एग्जीक्यूट करो विद इन 60 अच्छा। डेज। ठीक है, देन एग्जीक्यूट क्रिएट सिक्योरिटीज। सिक्योरिटी क्रिएट होगी, नाउ कॉर्पोरेट एक्शन करो अलॉटमेंट लेटर को इसमें कन्वर्ट कराने का, टू कन्वर्ट अलॉटमेंट लेटर इनटू डिबेंचर्स इन डिबेंचर्स। अब सिक्योरिटी क्रिएट की तो CHG 9 करके जो फॉर्म है वो फाइल करो, ROC को इंटीमेट करने के लिए कि हमने डिबेंचर इशू किए हैं और उसके लिए ये सिक्योरिटी क्रिएट किया। ठीक है, ये सिक्योरिटी के डेज से है, विद इन 30 डेज। अब ट्रस्ट डीड एग्जीक्यूट होगी, सिक्योरिटी बन गई, आपके अकाउंट में क्रेडिट में डिबेंचर भी दिख रहे हैं। अब क्या होगा, 8, अब महीने का एंड आ गया, 30 जनवरी आ गई, एंटर करो 8 पॉइंट। अभी 30 जनवरी आ गई 2022, 31 जनवरी। अब आपको इसको इंटरेस्ट पे करना है, तो 100 करोड़ का 6% इंटरेस्ट आपको उनके अकाउंट में क्रेडिट करना है, तो क्रेडिट ऑफ इंटरेस्ट लिखो।
एंड इंटीमेट टू ट्रस्टी, जो आगे इंटर्न सबको इंटीमेट करेगा, राइट। अब ये डैश लिख दो 31 जैन 2022 22। अब आगे अगली डेट लिखो, रिडम्पशन ऑफ 10%, रिडम्पशन ऑफ 10 करोड़ रुपीज ऑन 31 दिसंबर 1 जनवरी 2023। ठीक है। अब इन दोनों के बीच में 9th पॉइंट में लिखो कॉलिंग ऑफ रिपोर्ट्स बाय ट्रस्टी, 8th और 9th के बीच में। कॉलिंग ऑफ रिपोर्ट्स, हाँ, फाइनेंशियल अकाउंट्स रिपोर्ट्स बाय ट्रस्टी, ठीक है। अब आगे लिखो डैश अप्रोच एनसीएलटी, डैश करके अप्रोच इसी के बाद कॉलिंग ऑफ अप्रोच एनसीएलटी इफ लाइकली डिफॉल्ट, राइट। अब इसी के बीच में नेक्स्ट लिखो अगली लाइन पे 10 कन्वीन डिबेंचर होल्डर मीटिंग। अब इफ 110 तो वैल्यू मतलब 10 करोड़ के लोग अगर आपको बोलते हैं, डैश करो इफ डिबेंचर होल्डर होल्डिंग 10 करोड़ शेयर्स 10 करोड़ वर्थ डिबेंचर रिक्वेस्ट, रिक्वेस्ट टू कॉल। और एनी डिफॉल्ट इन टर्म्स ऑफ ट्रस्ट डीड, जो भी आपने ऊपर बनाई थी उसकी टर्म्स में अगर ये लिखा था कि वो सिक्योरिटी क्रिएट करेगा और उसने सिक्योरिटी नहीं क्रिएट करी है तो भी वो डिबेंचर होल्डर की मीटिंग बुलाएगा ट्रस्टी, राइट। अब रिडम्पशन थी 1 जनवरी 23 को। अब 2 इवेंट हो सकती है, नीचे ए बी करो, पेड या नॉट पेड। 11-12 रिडेम्पशन में ना, हाँ, इसके आगे 2 ऑप्शन हो जाएगा ना, या तो पे करेगी कंपनी या नहीं पे करेगी। नॉट पेड तो सब बराबर चल रहा है, वही साइकिल रिपीट होता जाएगा, इंटरेस्ट पे करे, इन्फॉर्मेशन मंगवाओ और चलते रहो, अप्रोच करते रहो। अगर नहीं पे किया तो क्या होगा? नहीं पे करा तो डिफॉल्टिंग बन जाएगी, डिफॉल्ट हो जाएगा, एनसीएलटी को अप्रोच करेगा। कर सकते हैं। हाँ लिखो ना, ऊपर लिखा है नोट पेड, तो डैश मारो डिबेंचर होल्डर ट्रस्टी या एनी अदर पर्सन। अच्छा हाँ, वहाँ लिखा था ना डिबेंचर होल्डर, हाँ सब याद आएगा। डिबेंचर होल्डर ट्रस्टी और अदर पर्सन में अप्रोच एनसीएलटी फॉर डायरेक्टिंग पेमेंट ऑफ प्रिंसिपल एंड इंटरेस्ट। और 9 नंबर पे जो अप्रोच एनसीएलटी है वो किस लिए? टू रिस्ट्रिक्ट फर्दर लाइबिलिटीज। 9th में एनसीएलटी के आगे लिखो टू रिस्ट्रिक्ट फर्दर लाइबिलिटीज बाय कंपनी। जो ऑलरेडी नहीं दे पा रही तो और लाइबिलिटी कैसे लेगी वो बाय कंपनी, ठीक है। अब क्योंकि ये हो गया, और फिर और क्या करेगा ट्रस्टी के रोल्स में क्या था? वो सिक्योरिटी बाय क्यों ऑफ होगा ना, ऑफ ही रहेगा। नहीं, कंपनी और लोन ना ले ले। अभी हमारे डिबेंचर पे नहीं कर रही है और कंपनी लोन पे लोन लिए जा रही है, और एनसीएलटी को बोलेगा रोक दो, ये कंपनी पे नहीं कर पाएगी, ठीक है। अभी रिडम्पशन डिफॉल्ट की सिचुएशन कब आएगी? जब कंपनी रिडम्पशन रिजर्व क्रिएट ना करे या लाइबिलिटी ना क्रिएट करे। 12वां पॉइंट लिखो। अगर ये अवॉइड करना है डिफॉल्ट, तो प्रूडेंशियल क्या बोलता है कि आप कुछ तो प्रोविजन करते जाओ हर साल। तो 2 टाइप के प्रोविजन है। पहला है डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व,
जो कितना था 15% ऑफ दी 15% की 10%, 10% ऑफ दी आउटस्टैंडिंग डिबेंचर्स। आउटस्टैंडिंग डिबेंचर, और लिस्टेड कंपनी के केस में पब्लिक इशू पे लगता है, और अनलिस्टेड कंपनी के केस में प्राइवेट प्लेसमेंट। अनलिस्टेड का केस में जरा ऊपर देखो क्या लिखा हुआ था कि कब लगता है। आउट ऑफ प्रॉफिट है, 10% ऑफ द आउटस्टैंडिंग डिबेंचर फ्रॉम प्रॉफिट टू बी 10% ऑफ द आउटस्टैंडिंग डिबेंचर टू बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम प्रॉफिट। ए ठीक है। और इन केस ये कब किनको, इन केस ऑफ लिस्टेड कंपनी पब्लिक इशू के टाइम पे, पब्लिक इशू ऑफ एनसीडी पे, तो हमारा प्राइवेट प्लेसमेंट है तो नोट एप्लीकेबल हो गया। और अनलिस्टेड के लिए क्या लिखा था ऊपर देखो, डी पॉइंट था ऊपर देखो, रूल्स में डी पॉइंट था, नीचे गया। In unencumbered नहीं, ये तो bonds किसमें issued इन्वेस्ट by करना है, फॉर अदर लिस्ट कंपनी वैल्यू ऑफ द अदर के लिए भी 10% वैल्यू है, चाहे वो other unlisted हाँ, company, उसमें प्राइवेटली प्लेस नहीं लिखा हुआ, किसी भी टाइप का डिवेंचर, प्राइवेट या पब्लिक। 10% of the value of outstanding debentures. तो कैसा हो गया, लिस्टेड कंपनी को सिर्फ पब्लिक इशू के लिए रिजर्व बनाना है, और प्राइवेट अनलिस्टेड कंपनी को दोनों केसेस में बनाना है। एंड अनलिस्टेड कंपनी पब्लिक और प्राइवेट प्लेसमेंट। Make a reserve in both cases, ठीक है, public. और प्राइवेट। अब ये तो सिर्फ रिजर्व क्रिएट हुआ, ये पैसा कहीं पे भी हो सकता है। हाँ, अब मतलब किसी भी एसेट की फॉर्म में हो सकता है, लेकिन लिक्विड एसेट भी मेंटेन करनी है आपको। 13 नंबर हाँ जी sir. कितना डिबेंचर परसेंट है लिक्विड? वो 15% ऑफ द अमाउंट मैच्योरिंग नेक्स्ट ईयर। ए एज लिक्विड एसेट्स। तो बात करते हैं, डॉग्स तो घर के अंदर है कि बाहर है? अंदर ही घूम रहा है, तो फिर अंदर क्यों भौंक रहे हैं? मतलब अंदर तो कुछ है लड़ नहीं, रहे हैं, आप ही दो आपस को। में खेल रहे हैं। ठीक है, अच्छा हाँ लिक्विड एसेट में क्या है, वो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, जो ट्रस्ट सिक्योरिटीज, ऐसा एग्जांपल दिया हुआ है उसने। ठीक है, लिक्विड होती है। हाँ, जो इमीडिएटली जिसमें सिक्योरिटी पूरी है, जो पैसा डूबेगा नहीं, सेफ सिक्योरिटी। ठीक है, समरी में ऊपर डिटेल में है कि 31 मार्च पे जो बैलेंस है उस दिन पे, और ये कभी उससे कम नहीं होना चाहिए। आप इधर से पेमेंट करोगे इस अकाउंट से, तो इसमें रिप्लेनिश करते रहना है पैसा, कभी भी ठीक है 15% से नीचे नहीं जाना दैट ईयर का। और क्या था इसके अलावा, बस 1 या 2 पॉइंट रह गए, डिवेंचर पूरा हो जाएगा। कौन से 2 पॉइंट? नीचे रूल्स में हाँ ये सब हो गया, रिजम्पशन रिजर्व रिजर्व हो गया हमारा लाल वाला। ठीक है, राइट सर। फिर इंस्पेक्शन का है, प्रेजेंट। हाँ हाँ ओपन फॉर इंस्पेक्शन है, और कॉपी भी दे सकते हैं हम किसी को। ठीक है, और कमर्शियल ये पेपर तो और फॉर आरओसी में ही फाइल हो जाए सर। ट्रस्ट डीड तो आरओसी में फाइल होती होगी क्लास 3 वगैरह में। चार्ज के साथ अगर होती होगी तो CHG 9 हाँ में। जो चार्ज सिक्योर्ड में, अनसिक्योर्ड में सर, अनसिक्योर्ड में ट्रस्टी नहीं है ना। क्लियर। तब इसके नीचे जो 2 पॉइंट लिखे हैं, अब ये जो ट्रस्ट डीड है नीचे, जब आप देखो प्रोसीजर में, एग्जीक्यूशन ऑफ ट्रस्ट डीड जहाँ पे लिखा आपने, कहाँ लिखा, ये ना। ठीक है, और ये इसका लिखो ओपन फॉर इंस्पेक्शन एंड कॉपी कैन बी टेकन बाय मेंबर्स और डिवेंचर होल्डर। ठीक है, और लास्ट में लिख दो कि ये एप्लीकेबल नहीं है कमर्शियल पेपर्स, FCCB जो RBI के हिसाब से हो रहे हैं।
Not applicable for. दीज रूल्स नॉट एप्लीकेबल, जो भी आपने पढ़ा वो नहीं एप्लीकेबल है. FCCB, commercial papers, rupee denominated bond. बस, तो ये यही क्रक्स है आपका पूरा लॉ का. अब अगर आपको इसके अलावा प्रोविजन है तो एक है सेक्शन 179 कि पावर टू इशू डिबेंचर बोर्ड मीटिंग में ही होगा. और डिपॉजिट रूल बोलते हैं कि अनसिक्योर्ड डिबेंचर नहीं इशू कर सकते, वो डिपॉजिट माने जाएंगे अनलेस वो 5 साल के अंदर कन्वर्टिबल हो. ठीक है सर. तो ये दो प्रोविजन के साथ ये आपका डिबेंचर के जो प्रोविजंस हैं वो क्लोज होते हैं. ठीक है. डिपॉजिट रूल्स बोला आपने और सेक्शन 179 बोरोइंग. Power to issue debenture can be done only at a board meeting, not by circular resolution. resolution to be passed only at the board meeting. जो डिपॉजिट रूल बोलते हैं कि कन्वर्ट अनसिक्योर्ड डिबेंचर्स तभी इशू सकते हैं जब या तो वो लिस्टेड हो, जो डिपॉजिट रूल लिखा है ना उसके ब्रैकेट में लिखो अनसिक्योर्ड कैन बी आइदर लिस्टेड और कन्वर्टेबल. कंपल्सरी है कन्वर्टेबल, ऑप्शनल ही नहीं. ठीक है सर. तो यहाँ से आपका डिबेंचर पूरा खत्म होता है. एक बार ऊपर से नीचे देख लो और फिर इसको क्लोज करते हैं. ठीक है सर. मतलब पढ़ूं ना कि एक तो सबसे पहले हम एक बोर्ड मीटिंग करेंगे, उसमें हम डिबेंचर इशू को कंसिडर करेंगे. ये तो मैंने आपको सिर्फ समझाने के लिए समझाया. अभी जो ऊपर आपने एक टेबल बनाई थी ना उसको पढ़ो, जो मेन प्रोविजंस है. क्या ये टेबल से रिलेट हो रहे होंगे? वो तो पूरी नहीं बनाई थी. जितनी बनाई थी उतनी करो, क्योंकि ट्रस्ट डीड का ही मेंशन नहीं किया, बाकी सब मेंशन किया है. दो ही चीजें मेंशन नहीं की, ट्रस्ट डीड का और डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व का, बाकी सब किया उसमें. includes debenture stock bonds मतलब or any other instrument of the company that evidences a debt, या फिर it can be unsecured or secured. कंपनी जो है वो पार्टली कन्वर्टेबल, फुल्ली कन्वर्टेबल कैसे भी इशू कर सकती है. जो भी कन्वर्टेबल जब भी वो इशू करेगी तो दैट विल बी बाय वे ऑफ अ स्पेशल रेजोल्यूशन. देन देयर वुड बी नो वोटिंग राइट्स ऑन डिबेंचर्स. Then secured debentures will be issued only to subject to the conditions prescribed in the rules. तो फिर उसमें है 10 साल है, 10 से 30 इंफ्रा प्रोजेक्ट्स, इंफ्रा फाइनेंस, इंफ्रा डेट फंड के लिए है. एग्जेम्प्ट बाय ये सब जो है इंफ्रा डेट फंड, ये इंफ्रा डेट फंड के लिए होगा ना सर. ये तो एग्जेम्प्ट बाय सीजी, आरबीआई, एनएचबी. ये सब अलग अलग है. 4 कैटेगरी है: इंफ्रा प्रोजेक्ट, इंफ्रा फाइनेंस, इंफ्रा डेट और एंटिटीज एग्जेम्प्ट बाय सीजी, आरबीआई, एनएचबी. 4 कैटेगरी है. कोमा है वहाँ पे. ओके. फिर डिबेंचर टू बी सिक्योर्ड बाय एसेट ऑफ अ कंपनी होल्डिंग एसोसिएट सब्सिडरी हैविंग वैल्यू सफिशिएंट टू कवर. सो बेसिकली हर डिबेंचर जो है वो होल्डिंग एसोसिएट या सब्सिडरी के एसेट से कवर होना चाहिए और उसकी वैल्यू प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट जितनी मिनिमम होनी चाहिए. कंपनी को डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व बनाना ही बनाना है. आउट ऑफ द प्रॉफिट टू बी यूटिलाइज्ड फॉर रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर्स. इसका के ब्रैकेट में लिख दे 50, लिख दे ब्रैकेट में 10% ऑफ आउटस्टैंडिंग डिबेंचर. और आगे लिख दे लिस्टेड कंपनी प्राइवेट पब्लिक इशू के लिए और प्राइवेट कंपनी अनलिस्टेड सब के लिए. फॉर बोथ. एंड लिक्विड एसेट में 15% ऑफ द अमाउंट मैच्योरिंग नेक्स्ट ईयर मेंटेन करने हैं. लिस्टेड एसेट ये हो गया. और दूसरा ये तो हो गया रिजर्व क्रिएट करना. और सेकंड हो गया 15% ऑफ लिक्विड एसेट टू बी मेंटेन, 50% ऑफ डिबेंचर मैच्योरिंग नेक्स्ट ईयर. ठीक है. हम लोगों ने पढ़ा हो कि अगर 1 करोड़ है
अपने 10 हाँ, 100 हाँ, करोड़ है last तो में 10 करोड़ का रिजर्व बनाना है, और अगर 10% अपना ड्यू हो रहा है 10 करोड़ रुपए तो 15 लाख रुपए उसका रखना है, 1.5 करोड़ रुपए। ओके। आगे The debenture trustee to be appointed for public issue and invitation to more than 500 persons. हम्म, Right to issue and trustee to be executed within 60 days of allotment. वहाँ पे रूल में लिखा होता और 90 डेज फ्रॉम क्लोजर ऑफ ऑफर, 60 अलॉटमेंट ऑब्लिक 90 डेज ऑफ क्लोजर ऑफ ऑफर। ठीक है, कंडीशन इन द रूल। अब इसकी रूल कंडीशन थी प्रोटेक्ट इंटरेस्ट डिवेंचर एग्जाम। अब इसकी रोल रिस्पॉन्सिबिलिटी और डिस्क्वालिफिकेशन दोनों दी हुई थी डिवेंचर ट्रस्टी की रूल्स में, कि उसका रोल क्या क्या है और क्या डिस्क्वालिफिकेशन है, कौन अपॉइंट नहीं हो सकता है, उसको हम एग्जाम नहीं कर सकते। फिर 7th क्या था? ट्रस्टी को है it has to approach NCLT restricting company to incur further liabilities if of the opinion that company might default in repayment of principal amount. तो ट्रस्टी जो है वो एनसीएलटी को अप्रोच कर सकता है। इसको कैसे मालूम पड़ेगा? तो यहाँ पे उसकी पावर टू कॉल इन्फॉर्मेशन काम में आएगी। जो इन्फॉर्मेशन मिलेगी तभी ये इस आइडिया पे पहुंचेगा ना कि कंपनी के पास एसेट लाइबिलिटी है कि नहीं डिस्चार्ज करने के लिए, तो पीरियडिकली इन्फॉर्मेशन कॉल करता है। तो ये सर कोई कंप्लायंस है कि फिक्स उसे कॉल करना ही है? हाँ, कंप्लायंस है। लिस्टेड के केस में तो लिस्टिंग एग्रीमेंट में लिखा रहता है। अच्छा। नहीं, इसके ऊपर एक तो पूरा सेशन अगर बनेगा तो इसके ऊपर हाँ, एनसीआरएस रूल्स हैं सेबी के और हाँ, लिस्टिंग रेगुलेशन है, इन दोनों के ऊपर पूरा एक बनता है। और फिर ऑपरेशनल गाइडलाइंस है स्टॉक एक्सचेंज की 80 पेज की। अच्छा। और वो लिस्टेड को एप्लीकेबल है। डिबेंचर होल्डर ट्रस्टी, हाँ अभी पढ़ना है सर आगे ना। Debenture holder trustee at the person concerned में approach NCLT direct immediate payment of principal interest in case of default। अगर redemption नहीं करा है तो debenture holder या trustee जो है वो NCLT को approach कर सकता है for direct payment of principal and interest in case of default and redemption of payment or interest। फिर contract of specific performance in अगर debenture subscription agreement है तो contract of specific परफॉर्मेंस मतलब रह सकता है कि आप उसको मतलब जो बाउंड कर सकते हो जिन्होंने लेने के कॉन्ट्रैक्ट करा हुआ है, डिवेंचर होल्डर को बाउंड कर सकते हो लेने कॉन्ट्रैक्ट करा है, हाँ ये तुम्हें लेना ही पड़ेगा बिकॉज वो हमारे कॉन्ट्रैक्ट में लिखा हुआ है सिक्योरिटी बाय वे ऑफ स्पेसिफिक मूवेबल और इमूवेबल प्रॉपर्टी एक्सेप्ट फॉर एनबीएफसी वेयर एनी मूवेबल पार्टी प्रॉपर्टी होगा ना सर। allowed to be charged in debenture guaranteed by central government need not be secured by charge or mortgage subsidiary में offer holding companies assets or security for debentures। ठीक है, अब इसके वजह से दो ही प्रोविजंस थे, एक डिबेंचर रिजर्व का और एक लिक्विड फंड का, जो मैंने आपको समरी में ऊपर लिखवा दिया, और फिर नॉन एप्लीकेबिलिटी का था वो आपको नीचे लिखवा दिया। राइट सर। ठीक है, तो यहाँ से अपना डिबेंचर्स कवर होता है। अब अगर ये कन्वर्टिबल डिबेंचर है तो क्या क्या सेक्शन लग गए? 42 लग गया, 71 लग गया, 62 लग गया, और अगर नॉन कन्वर्टिबल है तो 42 और 71 लग गया। पब्लिक डिपॉजिट्स वाला सर? और पब्लिक डिपॉजिट लग गया, वो कन्वर्टिबल में लगता है या लिस्टेड में लगता है, कि आप अनसिक्योर्ड डिबेंचर नहीं इशू कर सकते अनलेस या तो वो लिस्टेड हो या फिर कन्वर्टिबल हो 5 साल के अंदर। और एक 179 का लग गया कि आपको बोर्ड मीटिंग में ही ये पावर एक्सरसाइज करनी है। ठीक है, अच्छी दिमाग की एक्सरसाइज होती है। स्टॉप रिकॉर्डिंग।